हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी विकास और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जहां तक मेरे को पता है वर्ष 2022 को आप लोग विदाई देने में लगे हुए हैं और 2023 आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। 2023 जो आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है और इस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है तो आप लोगों को भी शुरुआती समय के अंदर ही लग जाना है, क्योंकि मेरे साथियों 2023 के अंदर हजारों भर्तियां हैं और आपको तैयारी की आवश्यकता है। केवल और केवल दमदार स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है और उस स्मार्ट स्टडी के अंदर मैं आप लोगों की जो तैयारी है उसको तेज धार देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, मुखातिब हुआ हूँ। मित्रों, आपको थंबनेल के अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि हम लोग राजस्थान कला संस्कृति की बात करेंगे और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित वर्ष 2022 के अंदर आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस का अपन विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करेंगे व्याख्यात्मक तरीके से। यानी कि मैं वादे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2023 यानी आगामी जो भी एग्जाम्स होंगे और उन एग्जाम्स के अंदर राजस्थान आर्ट और कल्चर यानी कि कला संस्कृति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 70 से 80% क्वेश्चन अपनी इस आने वाली इस जो एपिसोड है इस क्लास में से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। वादे के साथ कह रहा हूं, सीईटी और रीट के अंदर आप देख लेना, इसी क्लास में से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तो माँ सरस्वती को वंदन, माँ भगवती को वंदन और आप सभी का अभिनंदन। बिना कोई विलंब के अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, मंजिल तो सामने खड़ी है और अपने को केवल मंजिल तक चल के जाना है, सकारात्मक रहना है। इस वर्ष नए वर्ष के अंदर बिल्कुल भी निराश नहीं होना, सकारात्मक लोगों के साथ में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहना है। मंजिल आपके सामने खड़ी है और मंजिल तक अपने को केवल चल के जाना है बिना कोई विलंब किए। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने देखिए। कला संस्कृति वर्ष 2022 आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड ने यह प्रश्न 3-4 बार घुमा फिरा के एज इट इज पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को ने राजस्थान के किस पहाड़ी किले को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया है। बात हो रही यूनेस्को की। यूनेस्को ने राजस्थान के किस पहाड़ी किले को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया है। अब ऑप्शन आपके सामने है, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला या फिर कोंबलगढ़ किला। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन से किले को शामिल नहीं किया। अब देखिए मैं आपके सामने 360 डिग्री एनालिसिस कर रहा हूँ। बात हो रही है 21 जून 2013। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया था। कितने किलों को? 6 पहाड़ी किलों को। और वो पहाड़ी किले थे, आप ध्यान रखना, चिक्कू, गाजर और आम। मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूंगा, ये गारंटी है, वादा है। क्लास में आपको याद हो जाएगा। कैसे? 6 पहाड़ी दुर्ग थे। कौन कौन से थे? चिक्कू, गाजर, आम। चिक्कू, गाजर, आम से याद रखना, ची से हो जाएगा मेरे साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में बात करें कू से हो जाएगा मेरे साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। बात करें गै से तो हो जाएगा मेरे साथियों आपके गागरोन दुर्ग। उसके बाद में जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा आपके जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग। और रे से हो जाएगा मेरे साथियों रणथंभौर दुर्ग। और आ से हो जाएगा आपके आमेर दुर्ग। तो मेरे साथियों याद रखना, 6 जिलों को 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। और किया था 21 जून 2013 को। एग्जामिनर ने पूछा कि इसमें से कौन सा नहीं था, तो रणथंभौर को शामिल किया, चित्तौड़गढ़ को शामिल किया, कुंभलगढ़ को शामिल किया, जबकि तारागढ़ किले को शामिल नहीं किया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तारागढ़ किला, बूंदी। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर तारागढ़ किले कितने? तारागढ़ किला या तारागढ़ दुर्ग 2 है। एक तो अजमेर के अंदर और एक है आपके तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी के अंदर। अब लगे हाथ मेरे साथियों, मैं बता देता हूँ। विश्व धरोहर की बात हो गई तो विश्व धरोहर के अंदर राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य भी है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जो विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। और कौन सा अभ्यारण्य है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, केवलादेव
घना पक्षी विहार, ये आपके 1985 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल हुआ था। ध्यान रखना, वर्ष 2010 की बात करें तो 2010 के अंदर जयपुर की जंतर मंतर को शामिल किया गया था। जंतर मंतर, किसे? जंतर मंतर को भी 2010 के अंदर शामिल किया था आपके विश्व धरोहर में। जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जंतर मंतर के साथ साथ में ध्यान रखना, सवाई जयसिंह, किन्होंने? सवाई जयसिंह, ध्यान रखना, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और वो 5 वेधशालाएं कौन कौन सी थी? ध्यान रखना, DUMB जयपुर, क्या याद रखोगे? DUMB जयपुर। डी से हो जाएगा मेरे साथियों दिल्ली, क्या हो जाएगा? दिल्ली। यू से हो जाएगा मेरे साथियों आपके उज्जैन, क्या हो जाएगा? उज्जैन। और M से क्या हो जाएगा? मथुरा, M से हो जाएगा आपके मथुरा। और B से हो जाएगा आपके बनारस। ये सवाई जयसिंह जी ने 5 वेधशालाएं बनी थी। क्या बनी थी? 5 वेधशालाएं, जिसमें से बात करें राजस्थान के अंदर कौन सी है? राजस्थान के अंदर है जंतर मंतर। और जंतर मंतर है आपके कहाँ पर? ध्यान रखना, जंतर मंतर है आपके जयपुर के अंदर। वर्ष 2010 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया था। अब लगे हाथ, मैं आपको बता देता हूँ, जयपुर का परकोटा, जयपुर के परकोटे को भी विश्व धरोहर में शामिल किया था। जयपुर, और बात करें जयपुर के परकोटे और परकोटे को वर्ष, परकोटा और परकोटे की बात करें तो वर्ष 2019 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया था। ध्यान रखना। और इसे सर्टिफिकेट की बात करें ना, एक बार प्रश्न आ गया था कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर जयपुर के परकोटे को शामिल किया था, इसको सर्टिफिकेट कब दिया? तो ध्यान रखना, इसको सर्टिफिकेट दिया था आपके 2020 के अंदर। कब दिया था? 2020। और 2020 की बात करें तो फरवरी 2020 के अंदर अल्बर्ट हॉल के अंदर जयपुर के परकोटे का विश्व धरोहर का सर्टिफिकेट दिया था। तो इस चीज को ध्यान रखना। देखिए मेरे साथियों, पर्सन एक था, लेकिन आपका संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी क्लास में वादे के साथ मैं कहता हूं कि कोई भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्ष 2022 के अंदर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी के अंदर जो भी प्रश्न आए ना, उनका 360 डिग्री पूरा का पूरा क्या हो रहा? एनालिसिस, और वो भी एक ही क्लास के अंदर हो रहा। मित्रों, अच्छी लगी तो एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, अंतिम गांव ढाणी के छोर पे बैठे हुए प्रतियोगी योद्धा के पास में ये क्लास पहुंचेगी और उसका भी क्या हो जाएगा? उसका भी भला हो जाएगा और आपको अच्छी आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको अच्छी आशीष मिलेगी। एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के किस एक दुर्ग के बारे में कहा था? कर्नल जेम्स टॉड की बात हो रही है। उन्होंने राजपूताना के किस एक दुर्ग के बारे में कहा था? क्या कहा था? देखिए, यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड साहब ने कहा था कि उनको यदि एक जागीर की पेशकश की जाए कि भाई एक आप जागीर ले लीजिए, तो किस दुर्ग को चुनेंगे मेरे साथियों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में कहा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेलोर। क्या कहा जाता है? कहा जाता है राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है मेरे साथियों, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी नदियों के किनारे है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है आपके चंबल एवं बामनी नदी के किनारे। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, भैंसा शाह वे रोड़ा व्यापारी। किसने करवाया था? भैंसा शाह वे रोड़ा व्यापारी ने किसका निर्माण करवाया था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। लगे हाथ बता देता हूं मित्रों, आमेर दुर्ग के बारे में, सॉरी नारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। बात करें नाहरगढ़ दुर्ग की, तो नाहरगढ़ दुर्ग आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और नाहरगढ़ दुर्ग जब सवाई जयसिंह जी बनाने थे, तब एक भूत प्रेत आत्मा
की बात करें तो एक नाम था जिसका नाम था नाहर सिंह राजपूत। नाहर सिंह राजपूत नामक एक आत्मा उनके कार्य में डाल रहे थे व्यवधान, यानी कि उनको विचलित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे को विचलित मत कीजिए, मैं आपका भी प्रचार प्रसार कर दूंगा और ऐसा प्रचार प्रसार करूंगा कि आपके नाम के ऊपर ही किले का नाम रख दूंगा। और नाहर सिंह राजपूत नामक भूमि के नाम पर इनका नाम क्या था? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है आपके जयपुर के अंदर। बात करें साथियों जयगढ़ दुर्ग, तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो करवाया था आपके मान सिंह ने। किसने करवाया था? मान सिंह ने। लेकिन बात करें इसके पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप और वर्तमान स्वरूप दिया था आपके मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको दिया था वर्तमान स्वरूप। अब आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, यानी जय सिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, जबकि सवाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को दी, वो किसने दी थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। बात करें आमेर, आमेर दुर्ग भी कहाँ पर है? आपके जयपुर के अंदर है। और आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था आपके मान सिंह ने। कौन से सिंह ने करवाया था? मान सिंह ने। अब देखिए सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। कौन सी जेब ने दी थी? ध्यान रखना मेरे साथियों, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई की उपाधि तो दी थी आपके औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। जबकि मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा की उपाधि दी थी आपके, ध्यान रखना मेरे साथियों, जय सिंह ने। सॉरी, मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा की उपाधि दी थी आपके शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। मिर्जा की उपाधि दी थी आपके शाहजहां ने दी थी। तो इस चीज़ को आप छाप लेना, इस चीज़ को क्या करना? आप छाप लेना। और नहीं छाप पाओ ना तो इन नंबरों पे आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी क्या? इसकी पीपीटी मिल जाएगी। लेकिन छापोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या रहेगा? बेहतर। देखिए प्रारंभ में आपको लग रहा है कि एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना क्लास पूरी होने के बाद आपको खुद को लगेगा कि आप एग्जामिनर को बोलोगे ले पूछ कहाँ से पूछेगा। क्या? ले पूछ कहाँ से पूछेगा। अपन एग्जामिनर के, जो एग्जामिनर अपना मनोविज्ञान जानना चाह रहा है, हम पहले से एग्जामिनर का मनोविज्ञान जान चुके हैं कि ये प्रश्न 2022 के अंदर आया है, तो इससे बाहर कहाँ जाएगा भाई? जाएगा कहाँ से? अपन इतना खोद लेंगे कला संस्कृति को। मैंने आप लोगों के सामने इतनी गहराई से खोद कर लाया हूँ कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा कहाँ पर है? नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय, जलाशय की बात हो रही है। ये जलाशय कहाँ पर है? यानी अपन कह सकते हैं छोटे मोटे तालाब या कुंड कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं आपके अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। जबकि बात करें गागरोन दुर्ग कहाँ पर? फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये है आपके झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। जबकि बाला किला है मेरे साथियों अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। जबकि बटनेर दुर्ग है आपके हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर। कौन से गढ़ के अंदर है? हनुमानगढ़ के अंदर। और बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था मेरे साथियों भूपत भाटी ने। किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग को किसने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? देखिए दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को किसने कहा था? ये प्रश्न बताइए, तब मैं आपको जानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। तारागढ़ दुर्ग को किसने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? विलियम बेंटिंग ने कहा था, या बिशप हेपर ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, या फिर हरविलास शारदा ने कहा? यह प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने पूरा का प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, फटाफट से कमेंट कीजिए, तब मैं आपको जानूंगा कि आपकी तैयारी शानदार वाली है। जो भी उत्तर आ रहे हैं ना, उत्तर गलत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं गलत? बताइए बताइए। ये भाई साहब बिशप हेपर नहीं होगा, ये होगा आपके विलियम बेंटिंग। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, आपने पढ़ा कि पूर्व का जिब्राल्टर। अभी तक आपने पढ़ा क्या? पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेपर ने कहा था। पूर्व का जिब्राल्टर ये कहा था आपके बिशप हेपर ने।
जबकि एग्जामिनर ने पूछा कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ये एग्जामिनर आपको फ्यूज कर रहा है, आपको बिल्कुल भी फ्यूज नहीं होना है, बिंदास रहना, मस्त रहना, सकारात्मक सोच के साथ में। और मेरे साथियों, वर्तमान जो प्रतिस्पर्धा का युग है ना, ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में आप रटिए मत, फैक्टों को रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए। आजकल देरी की परीक्षा हो रही है। अब देखिए, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, आपने तो दुनिया का दूसरा पढ़ा ही नहीं और सीधा जिब्राल्टर देखते ही बिशप हैपर, लेकिन एग्जामिनर क्या पढ़ाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, वो देखिए आप। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजपूताने की कुंजी, क्या कहा था, राजपूताने की कुंजी। जबकि बात करें मेरे साथियों, हरिविलास शारदा ने कहा था प्रथम गिरि दुर्ग, क्या कहा था, प्रथम गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग, ये कहा था हरिविलास शारदा ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित, ये सुमेलित के वे कथन है, ये एग्जाम के अंदर 2022 के एग्जाम हुए थे, अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी, उसमें सीधे सीधे आए हुए थे। जाली बावड़ी, देखिए जाली बावड़ी वे मामदेव कुंड, जाली बावड़ी वे मामदेव कुंड कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। रनिहार, रनिहार और पद्मला तालाब कहाँ पर है, तो रणथंभौर किले के अंदर है। और आपको पता होगा 1301 के अंदर हमीर, और हमीर के सामने कौन थे, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी। रंग देवी ने इसी पद्मला तालाब के अंदर कूद करके क्या किया था, जौहर, जबकि हमीर ने किया था केसरिया। और रणथंभौर का हुआ था साका, इसे कहा जाता है राजस्थान का प्रथम साका। और पद्मला तालाब, ध्यान रखना, हमीर की बेटी थी जिसका नाम था पद्मा, पद्मा के नाम पर ही पड़ा है, जिसका तालाब का नाम है पद्मला। बात करें सलीम सागर और सूरज कुंड, तो ध्यान रखना सलीम सागर और सूरज कुंड कहाँ पर है, ये आपके बाला किला, और बाला किला है आपके अलवर के अंदर है। एक कुआं जिसका नाम है देखिए नंदन भोजई का कुआं, ध्यान रखना नंदन भोजई का कुआं कहाँ पर है, तीमनगढ़ करौली। अब देखिए, आपको रटना नहीं है, समझना है, ननंद और भोजई ये पुरुष तो नहीं है, महिलाएं हैं, ये तो आपको पता है। तो ननंद और भोजई क्या बांधती है, तीमनियाँ बांधती है। तीमनियाँ कहाँ पर बांधती है, गले में बांधती है। तो ननंद भोजई का कुआं कहाँ पर है, तीमनिया से हो जाएगा तीमनगढ़। और करौली, करौली यानी कर का मतलब परिवार शब्द क्या होता है, हाथ, हाथ से पहनती है भाई तीमनिया, तो हो जाएगा करौली के अंदर। फटाफट से बताइए करौली का शुभंकर क्या है, करौली का शुभंकर है मेरे साथियों क्या, घड़ियाल। बात करें अलवर, अलवर का शुभंकर क्या है, अलवर का हो जाएगा शुभंकर आपके क्या हो जाएगा, सांबर। अब देखिए, कौन सा कथन भटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, कौन सा कथन है जो भटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए, मैंने इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, मैंने इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये तैमूर ने कहा था। लेकिन किस दुर्ग के बारे में कहा था आपको बताना है। बात करें परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है, हसन निजामी ने कहा है। लेकिन किस दुर्ग के बारे में कहा है, मैंने क्रेमलिन, और क्रेमलिन है आपके मॉस्को और रूस के अंदर, मैं जो कुछ सुना है। और अलबर्मा, अलबर्मा की बात करें तो स्पेन के अंदर है, के बारे में जो कुछ सुना है, इससे भी बढ़कर यह मेल है। और कौन से मेल है, बिशप हैपर ने ऐसा कहा था। तो कौन सा कथन है जो भटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल काफ़ी कुछ कमेंट सही भी आ रहे हैं, लेकिन फटाफट से एकदम एग्जिट बताने की कोशिश कीजिए कि इसी दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो ध्यान रखना कि मैंने इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, तैमूर ने कहा था। और किस दुर्ग के बारे में कहा था, तो भटनेर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। अब देखिए, लग्यात मैं बता देता हूँ कि परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा। लेकिन किस किले के बारे में या किस दुर्ग के बारे में कहा, तो ध्यान रखना मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है, ये कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, ये तो देवताओं और परियों ने बनाया है। किस दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, हसन निजामी ने कहा था। और मेरे साथियों कहा था जालोर दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में, तो हो जाएगा आपका उत्तर जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया था। क्योंकि आप भली बात जानते हैं
कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता था? जालोर दुर्ग को कहा जाता था। तो हसन निजामी ने तो इतना कुछ कह दिया था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा जो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। जबकि बिशप हैपर जिसने तारागढ़ दुर्ग को कहा था पूर्व का जिब्राल्टर, क्या कहा था? पूर्व का जिब्राल्टर। इसने कहा मैंने क्रेमलिन मॉस्को रूस में जो कुछ सुना है और अलबर्मा स्पेन के बारे में जो कुछ सुना है, इससे भी बढ़कर यह महल है। कौन से महलों के बारे में कहा है? तो ध्यान रखना, आमेर के महल। कौन से महल? आमेर के महल। इसको आप 7 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा ही छपेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके एक साइड में मैंने दुर्ग दे रखा है और दूसरे साइड में दुर्ग के अंदर जो भी तोपें हैं उनकी बात करेंगे। अब देखिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है मेरे साथियों गर्भ गुंजन तोप। कौन सी गुंजन तोप? गर्भ गुंजन तोप है तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर। बात करें मेरे साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर के अंदर है, यहाँ पर गुब्बारा, नुसरत, नागफली, कड़क, किलकिला, गजनी, बिच्छू और शंभू बाण है। ये बाणें कहाँ पर रखी गई है? तो जोधपुर, और जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहाँ पे रखी गई है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था कि ये देवताओं और परियों द्वारा निर्मित दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग है आपके धौलपुर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो शेरगढ़ दुर्ग है मेरे साथियों आपके धौलपुर के अंदर। यहाँ पर हुनहुनकार तोप रखी गई है। कौन सी तोप? हुनहुनकार, वेरी इंपॉर्टेंट तोप है, प्रश्न कई बार आया हुआ है। हुनहुनकार तोप कहाँ पर है? तो धौलपुर के अंदर है। धौलपुर के अंदर दुर्ग है जिसका नाम है आपके शेरगढ़ दुर्ग। अगली बात करें तो देखिए खंडार दुर्ग है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पर है मेरे साथियों शारदा तोप। कौन सी तोप है? शारदा तोप। कहाँ पर है? खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। और उसके बाद में ध्यान रखना एक तोप है जिसका नाम है जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर है आपके जयबाण तोप। जयबाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? चील का टीला, चीले के टीले पर बना हुआ जयगढ़ दुर्ग। और इस पर कौन सी तोप है? जयबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप। अब देखिए मेरे साथियों इन तोपों को आपको एज इट इज याद रखना है, ऐसे याद रख लेना। देखिए गर्भ गुंजन तोप है आपके तारागढ़ बूंदी के अंदर। अब देखिए अपन कहते हैं ना ये तो आंखों का तारा है, तो गर्भ के अंदर कोई भी बच्चा होता ना तो आंखों का तारा होता है कि नहीं होता? तो गर्भ से हो जाएगा तारा और गर्भ गुंजन तोप हो जाएगी तारागढ़ के अंदर। मेहरानगढ़ की बात करें तो देखिए गुब्बारा, नुसरत, नागफली, कड़क, किलकिला, गजनी, बिच्छू, शंभू बाण। देखिए अगर बिच्छू काटता है ना तो वो बाण की तरह लगता है। बिच्छू किसी को काटता है ना तो बाण की तरह लगता है और वो क्या करता है? किलकिलाता है, कड़कता है। और बिच्छू और नाग एक जैसी होते हैं, नाग का मतलब सांप हो गया और उधर बिच्छू। और फिर वो गजनी की एक्टिंग करता है और फिर वो गुब्बारे की तरह क्या करता है? उड़ने लगता है। तो आपको मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें याद कर लेनी। फिर भगवान की मेहर होती है, उससे बिच्छू का डंक दूर हो जाता है। फिर बात करने देंगे शेर क्या करता है? हुनहुनकार करता है नहीं करता? यानी अपन कह सकते हैं डराता है। तो ध्यान रख लेना शेरगढ़ धौलपुर हुनहुनकार तोप है। खंडार की बात करें तो ध्यान रख लेना शारदा तोप है खंडार दुर्ग में। और जयगढ़ हो जाएगा आपके जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप है। अगला प्रश्न देखिए असुमेलित बताना है आपको, असुमेलित बताना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर, दूध बावड़ी उदयपुर के अंदर, मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही के अंदर और 9 मंजिला बावड़ी आपके निमराना अलवर के अंदर। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है या नहीं है? दूध बावड़ी उदयपुर में है या नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखिए रानी जी की बावड़ी बिल्कुल बूंदी के अंदर है, दूध बावड़ी उदयपुर में नहीं है। दूध बावड़ी है आपके सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? दूध बावड़ी है मेरे साथियों सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। जबकि उदयपुर के अंदर जो बावड़ी है उसका नाम है दुग्ध तलई। क्या है? दुग्ध तलई। दुग्ध तलई बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। जबकि मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब देखिए 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है? निमराना अलवर। 9 मंजिला बावड़ी है निमराना अलवर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए असुमेलित बताना है।
कौन सा असुमेलित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है इस प्रश्न को। और ये अधीनस्थ बोर्ड के खासम खास पसंदीदा और वर्तमान में ट्रेंड करने वाला प्रश्न है। अब देखिए एक साइड में मैंने हवेलियां दे रखी है, ये हवेलियां और ये हवेलियां किस जिले के अंदर है। अब देखिए पोदार की हवेली, पोदार को अपन राम गोपाल पोदार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। भगोरिया की हवेली, भगत की हवेली, भगत गोविंद की हवेली कहाँ पर है, तो ध्यान रखना नवलगढ़, और नवलगढ़ पड़ता है आपके झुंझुनू के अंदर। कहाँ पड़ता है, नवलगढ़ पड़ता है आपके झुंझुनू के अंदर। बात करें बछावतों की हवेली या फिर रामपुरिया की हवेली या फिर गुलेचा की हवेली या फिर सेठिया की हवेली, ये हो जाएगी मेरे साथियों आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ हो जाएगी, बीकानेर के अंदर। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, बताइए फटाफट से। आका तीज पर स्थापना किसकी हुई थी, बीकानेर की हुई थी। दानचंद चोपड़ा, दानचंद चोपड़ा या फिर सुराणा और रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। चूरू के अंदर एक और ध्यान रख लेना, मालजी का कमरा, मालजी का कमरा भी कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। नथमल पटवा सलीम शाह की हवेली कहाँ पर है, भाई साहब जी ये असुमेलित बताना था। और ये हवेली जोधपुर के अंदर नहीं है, ये हवेलियाँ हैं आपके जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। तो फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। नथमल पटवा सलीम शाह की हवेली हो जाएगी आपकी कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। सुमेलित कथन ये सभी सुमेलित कर रखे मैंने। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो रणकपुर का जैन मंदिर फटाफट से कमेंट करके बताइए, पाली के अंदर है। ये आदिनाथ, आदिनाथ को कहा जाता है, ऋषभ देव को समर्पित है, ये जैन मंदिर है रणकपुर का। केला देवी का मंदिर काली सिल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, देखिए एक नदी है काली सिल और एक है काली सिंध, तो केला देवी का मंदिर है काली सिल नदी के किनारे। कौन सी, काली सिल। कहाँ पर है, तो करौली के अंदर है। और लांगुरिया गीत गाया जाता है, केला देवी के भक्त लोग हैं जो लांगुरिया गीत गाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये यादव वंश की कुल देवी है, आराध्य देवी है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अपन लंगूरों की तरह कूदते रहते हैं, उनका जड़ूला निकला जाता है। देखिए अगला फैक्ट सी के अंदर लिखा, राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग, राजस्थान का जो 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, तो है मेरे साथियों सिवाड़। और सिवाड़ कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए ओसिया के मंदिर, ओसिया के जो मंदिर है गुर्जर प्रत्यार शैली के अंदर बने हुए, कौन सी शताब्दी में बने हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8वीं 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रत्यार, इसी को कहा जाता है माँ मारू शैली। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूरे पूरे छपने के चांसेस है रीट के अंदर। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, छाप लेना दिल और दिमाग के अंदर। आगे चलते मेरे साथियों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तु शैली का नहीं है। कौन सा एक मंदिर है जो गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है। गोठ मांगलो दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंदर बदवासी में पड़ता है, ये तो भाई साहब बिल्कुल है। कीरडू का सोमेश्वर मंदिर जो बाड़मेर के अंदर है, ये भी बिल्कुल कौन सी शैली में है, गुर्जर प्रत्यार शैली के अंदर बना हुआ है। ओसिया का सूर्य मंदिर अभी अपन ने पढ़ा कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के अंदर ओसिया में गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिर बने थे। जबकि चार चौमा का शिव मंदिर है ना, ये गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित नहीं है। तो आप पूछेंगे भाई साहब कौन सी शैली में, तो ध्यान रखना ये है आपके गुप्त काल का। कौन से काल का है, गुप्त काल का है। और गुप्त काल में जो शैली चल रही थी उसका नाम था नागर शैली। कौन सी शैली है, नागर शैली। और मेरे साथियों ध्यान रखना, ये गुप्त काल का चार चौमा का मंदिर है जो नागर शैली में बना हुआ है। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके कोटा के अंदर। कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। और कोटा का शुभंकर है आपके मगर। क्या है, कोटा का शुभंकर है मगर। मंदिरों से प्रश्न आएंगे आएंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से मंदिर भी आपके महल भी है और पर्यटन स्थल भी है रीट और सीईटी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है। राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है, शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन में, या ऋषभदेव मंदिर धुले उदयपुर के अंदर, या हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में, या फिर सीरे मंदिर जालोर के अंदर। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन सा राजस्थान का प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है, बताइए कौन सा होगा। शीतलेश्वर वाला होगा, या ऋषभदेव मंदिर होगा धुले उदयपुर में, या हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में, या फिर आपके सीरे मंदिर जालोर में, बताइए।
ये आपके प्राचीन तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर मंदिर। देखिए शीतलेश्वर मंदिर का एक और अन्य नाम भी है, इसे कहा जाता है चंद्रमौलीश्वर मंदिर। चंद्रमौलीश्वर मंदिर ये आपके प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। क्या है? प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। चंद्रभागा नदी कौन सी नदी के किनारे है? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के अंदर है, चंद्रभागा नदी पर बना हुआ ऋषभदेव मंदिर धुले उदयपुर की बात करें तो ये ऋषभदेव जी को समर्पित है। और इस मंदिर को कहा जाता है 1100 खम्भों का मंदिर। क्या कहा जाता है? 1100 खम्भों का मंदिर कहा जाता है। 1100 खम्भों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो ऋषभदेव जी का मंदिर धुले उदयपुर के अंदर है। और ध्यान रखना यहाँ पे केसरिया नाथ जी बाबू जी का मेला भरा जाता है। केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी, इन्हीं को कहा जाता है काला बाबूजी। क्या कहा जाता है? काला बाबूजी कहा जाता है। ध्यान रखना मेरे साथियों, क्या कहा जाता है? काला बाबूजी। जबकि हरणी महादेव का मंदिर कहाँ भरा जाता है? भरा जाता है आपके भीलवाड़ा में। सिरे मंदिर है आपके जालौर में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन तिथि युक्त मंदिर यानी सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा हो जाएगा? शीतलेश्वर मंदिर झालरा पाटन में। इसी मंदिर का एक और अन्य नाम है, आपको पता है तो बताइए क्या नाम है इस मंदिर का? अन्य नाम चंद्रमौलीश्वर मंदिर है। आगे चलते हैं। हवा महल की डिजाइन किन के द्वारा तैयार की गई थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। हवा महल की डिजाइन लालचंद उस्ता के द्वारा, विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा, मंडन के द्वारा या फिर करपाल सिंह शेखावत के द्वारा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। हवा महल की डिजाइन तो की गई थी आपके हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा? देखिए मंडन तो कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? शिल्पी। मंडन था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करके बताइए। जबकि करपाल सिंह शेखावत की बात करें ना तो ये थे ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित किसने किया था? पुनर्जीवित किया था आपके करपाल सिंह शेखावत ने। और करपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित करने या फिर ब्लू पोट्री का जादूगर कहलाने के कारण बात करें 1974 और 1974 में मिला था आपके पद्म श्री। कौन सा श्री मिला था? पद्म श्री मिला था। जबकि बात करें आपके विद्याधर भट्टाचार्य तो विद्याधर भट्टाचार्य आपके थे जयपुर के वास्तुकार। जबकि लालचंद उस्ता ने बनाया था हवा महल। क्या बनाया था? हवा महल बनाया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। चौकेलाव महल किस दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या फिर डीग या गोपालगढ़ दुर्ग में? तो चौकेलाव महल है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। चौकेलाव महल के पास में है आपका एक और महल जिसका नाम है बिचला महल। कौन सा महल है? बिचला महल। तो ध्यान रखना चौकेलाव महल और बिचला महल कहाँ पर है? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में। बात करें रणथंभौर दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है सुपारी महल। और डींग के अंदर आपको क्या है? आपको पता है जल महल है। क्या है? जल महल। जल महलों की नगरी भी किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर को कहा जाता है। अब देखिए ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। हो जाएगा आपके कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है आपके MBT। तो सही हो जाएगा आपके MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह। और ये दरगाह कहाँ पर है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों हैं आपके अजमेर, जहाँ पर उर्स भरा जाता है 1 से 6 रजब तक। और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहाँ पर सबसे पहले आने वाला या फिर अपन कहते हैं कि सबसे पहले जियारत करने वाला कौन था शासक? तो जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखिए। एक साइड में मैंने दरगाह दे रखी है, यानी कि अपन कह सकते हैं दरगाह के नाम लिख रखे हैं। जबकि बात करें दूसरी ओर वो दरगाह कहाँ पर स्थित है
यहाँ से वर्तमान समय में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और भविष्य के आगामी एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी क्या है, संभावना है। तो ध्यान रखना, मीटे शाह का ही दूसरा नाम है हमीमुद्दीन नागौरी। इनकी दरगाह कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। यहाँ पर इनकी क्या है, दरगाह है, क्या है, इनकी दरगाह है। बात करें शेख हमीमुद्दीन नागौरी के, नागौरी की है आपके सुआल गांव, और सुआल गांव पड़ता है नागौर के अंदर। बात करें संत मलिक शाह की, तो ध्यान रखना मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर है, जालोर दुर्ग के अंदर है। बात करें मज़ार ए फ़करी, मज़ार ए फ़करी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना गलियाकोट, और गलियाकोट है आपके डूंगरपुर के अंदर, जहाँ पर बनाए जाते हैं क्या, खिलौने, लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है। मौलाना ज़ियाउद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। शेख बाबा इसहाक, देखिए शेख बाबा इसहाक और शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहाँ पर है, बड़ी खाटू। देखिए बाबा है तो उम्र में बड़े होंगे, तो बड़ी खाटू, और बड़ी खाटू है आपके जाइल, और जाइल है आपके नागौर में। कौन सा जिला, नागौर, वही जिला जो बोस वाला जिला है। अब देखिए शेख नजमुद्दीन सुलेमानी, देखिए शेख बाबा ईसा की होगी आपके जाइल नागौर में, शेख नजमुद्दीन सुलेमानी। शेख नजमुद्दीन सुलेमानी की दरगाह है आपके फतेहपुर के अंदर। कहाँ पर है, फतेहपुर, और फतेहपुर है आपके सिक्कर के अंदर। जबकि बात करें काजी चल फिरसा, तो काजी चल फिरसा की दरगाह है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। इन चीज़ों को, ये 7-8 दरगाह जो है ना, इनको एज इट इज़ आप मन और मस्तिष्क के अंदर छाप लेना। यहाँ से सीधे प्रश्न बनने की क्या है, संभावना है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे साथियों, सुमेलित बताना है। नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी राजगढ़ सरिस्का अलवर, केवाई माता का मंदिर किणसरिया पर्वतसर नागौर, अदर देवी का मंदिर अरबुदा सिरोही के अंदर, और आपके त्रिपुरा सुंदरी माता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा है जो सुमेलित है, बताइए कौन सा होगा सुमेलित। देखिए नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी राजगढ़ सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल सही है। केवाई माता किनसरिया पर्वतसर नागौर के अंदर, ये भी है। अदर देवी जिसे अरबुदा माता भी कहा जाता है, इसे कहा जाती है राजस्थान का कि वैष्णो देवी, क्या कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, अरबुदा देवी को कहा जाता है। इनका मंदिर सिरोही में। जबकि त्रिपुरा सुंदरी माता, इसी माता का नाम है तुरतई माता, तुरतई माता। ये तुरतई माता है आपके तलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, तो भाई साहब आप पूछेंगे कहाँ पर है, तो ध्यान रखना तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और ध्यान रखना ये पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति, पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी माता, ये आपके तुरतई माता। वसुंधरा राज्य की भी तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता क्या है, आराध्य देवी है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अरबुदा देवी सिरोही में, इसे कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, कहा जाता है आपके अरबुदा माता को। किसे कहा जाता है, अरबुदा माता। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, कहा जाता तन्नोट माता को। किसे कहा जाता, तन्नोट माता को कहा जाता, तन्नोट माता, और तन्नोट माता को कहा जाता है मेरे साथियों थार की वैष्णो देवी। इस प्रकार आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा, मेरे को लगेगा कि जो भी प्रतियोगी योद्धा जुड़े ना उनकी तैयारी अच्छी है। केवल और केवल मेरे को क्या करनी है, उसमें धार लगानी है। ऐसे आप उत्तर देते रहिए, जिससे मेरे को लगेगा कि मेरे जो सामने बैठा ना प्रतियोगी योद्धा, जो भी आत्मा जुड़ी हुई है ना मेरे साथ में, उनको बहुत कुछ आता है। तो थार की वैष्णो देवी, तन्नोट माता, इसी को कहा जाता है रुमाल वाली माता। और आपके हो जाएगी राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुदा माता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असुमेलित बताना है। आपको क्या करना है, असुमेलित बताना है। और असुमेलित बताना क्या है,
हरभुजी शगुन शास्त्र के ज्ञाता, बिल्कुल भाई साहब हरभुजी है जो शगुन शास्त्र के ज्ञाता है। कल्ला जी, बिल्कुल कल्ला जी को कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। आपको पता है मेवाड़ चित्तौड़ के साके के अंदर, कौन से साके के अंदर? चित्तौड़ के दूसरा तीसरा साका, फटाफट से कमेंट करके बताइए। फत्ता और जैमल भी थे और साथ में कल्ला जी थे। कल्ला जी को 4 हाथों मतलब किसने उठाया था और उन्होंने युद्ध किया था, तभी तो क्या लगा, सामने जो युद्ध करने वाले थे उनको लगा कि ये तो कोई 4 हाथों वाला क्या है, देवता है। तो शेषनाग अवतार कहा जाता है। जबकि रामदेव जी को काला बाला या फिर कर्षि उपकारक देवता, भाई साहब रामदेव जी को काला बाला और कर्षि उपकारक देवता नहीं कहा जाता है, ये तो कहा जाता है आपके तेजा जी को। किसे कहा जाता है? ये तो कहा जाता है आपके तेजा जी को। भाई साहब ध्यान रखना, रामदेव जी को तो कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना, सद्भावना के देवता किसे कहा जाता है? कहा जाता है रामदेव जी को। और देवनारायण जी को कहा जाता है औषधि शास्त्र के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है देवनारायण जी को। और देवनारायण जी का मेला कब भरा जाता? फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये भरा जाता BS7 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरा जाता है। जबकि रामदेव जी का मेला भरा जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के 10वीं तक मेला भरा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल 10वीं को 3 राजस्थान में बड़े बड़े मेले भरे जाते हैं। एक तो भरा जाता है वीर तेजा जी का मेला, दूसरा भरा जाता है खेजड़ली अमृता देवी की याद में बलिदान दिवस के रूप में मेला, और तीसरा मेला भरा जाता है आपके रामदेव जी का मेला। काला बाला कर्षि उपकारक देवता कहा जाता है तेजा जी को। वीर तेजा जी की बात करें तो कृषक हल जोतते समय, कृषि करते समय एक गीत गाते हैं, उस गीत को क्या कहते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तेजा जी की स्मृति में कृषक कृषि करते समय, हल जोतते समय एक गीत गाते हैं, उस गीत का नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताना है। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को माना जाता है? विष्णुई संप्रदाय या फिर राम सनई या फिर निरंजनी या फिर लालदास जी? तो भाई साहब माना जाता है आपके विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय की बात करें तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके जाम्बोजी। कौन थे? प्रवर्तक थे मेरे साथियों जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। और जाम्बोजी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी को। इन्होंने जम्ब संप्रदाय की स्थापना कब की थी? जम्ब संप्रदाय, और जम्ब संप्रदाय की स्थापना की थी आपके 1485 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था, ध्यान रखना, पिंपासर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? पिंपासर के अंदर। और ये संप्रदाय की स्थापना की थी आपके समराथल। कहाँ पर? समराथल के अंदर। जाम्बोजी की समाधि कहाँ पर है? तो ध्यान रखना जाम्बोजी की समाधि है मेरे साथियों मुकाम। कहाँ पर है? मुकाम। और ध्यान ये रखना है कि विष्णुई संप्रदाय है जो खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए या फिर अपन के हरे वृक्षों को बचाने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बात करें हरे वृक्षों को बचाने के लिए या फिर खेजड़ी को बचाने के लिए सबसे पहले बलिदान किसने किया था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। सबसे पहले बलिदान किसने किया था? ध्यान रखना सबसे पहले बलिदान दिया था कर्मा और गोरा ने। किसने दिया था? कर्मा और गोरा ने। बात करें 1730 की घटना, तो 1730 खेजड़ली की बात करें तो खेजड़ली गांव में खेजड़ियों को बचाने के लिए, हरे वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विष्णु ने 1730 के अंदर, ध्यान रखना, 363 महिला स्त्री पुरुष बच्चों के साथ में क्या दिया था? बलिदान दिया था। और उसी के बाद में ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल 10वीं को खेजड़ली में विशाल मेला भरा जाता अमृता देवी विष्णु की स्मृति में। बात करें मेरे साथियों राम सनई संप्रदाय की, तो राम सनई संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ है? राम सनई संप्रदाय की राजस्थान में है 4 पीठ। 4 पीठ कहाँ पर है? ध्यान रखना मेरे साथियों, राम सनई संप्रदाय की 4 पीठ कहाँ पर है? पहली पीठ की बात करें तो पहली पीठ है आपके शाहपुरा, और शाहपुरा है आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? शाहपुरा है भीलवाड़ा के अंदर। एक पीठ है जिसका नाम है मेरे साथियों रेण, और रेण कहाँ पर है? रेण है, ध्यान रखना, नागौर के अंदर। एक पीठ है मेरे साथियों, ध्यान रखना, सिंहथल कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये है आपके बीकानेर के अंदर।
और एक पीठ है और उस पीठ का नाम है खेड़ापा। और ध्यान रखना खेड़ापा कहाँ पर है, तो खेड़ापा है आपके जोधपुर के अंदर। अब देखिए मेरे साथियों, लग गया, ध्यान रखना। शाहपुरा में कौन से संत है बताइए, रैण में कौन से हैं, सिंहतल में कौन से, खेड़ापा में, तो खेड़ापा में है रामदास जी, रामदास जी। बात करें शाहपुरा की तो है रामचरण जी, रामचरण जी। बात करें रैण की तो है मेरे साथियों दरियाव जी, दरियाव जी। और बात करें सिंहतल की तो है हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय की बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चंस के दौरान। अब देखिए खालसा, नागा, सुमिलित कथन है ना, ये सुमिलित कथन की बात करें, खालसा, नागा, खाकी, विरक्त और उत्तरादे किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ये दादू पंथ की क्या है, दादू पंथ की ये शाखाएं, ये दादू संप्रदाय या दादू पंथ की क्या है, शाखाएं। 5 शाखाएं कौन कौन सी, खालसा, नागा, खाकी, उत्तरादे। तो इनको याद रखना, खाना खावी, क्या रखोगे, खाना खावी, उत्तरादे। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपके घर आया और आपके दादू को क्या हिला पड़ा, यानी दादू को आवाज लगी, तो दादू ने क्या कहा, भाई रुक जा, खाना खावी उतरा दे, यानी मैं खाना खाने के बाद आऊंगा। तो दादू पंथ की 5 शाखाएं आपको एज इट इज याद हो जाएगी। खा से क्या हो जाएगा, खा से हो जाएगा मेरे साथियों खालसा, क्या हो जाएगा, खालसा। ना से क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा आपके नागा, खा से हो जाएगा आपके खाकी। जबकि बात करें वी से हो जाएगा वीरक्त, क्या हो जाएगा, वीरक्त। और उत्तरादय है ये। तो 5 शाखाएं हैं, ये शाखाएं किससे संबंधित है, दादू संप्रदाय से संबंधित है। बात करते हैं सिमुदड़ा व कोंडा, सिमुदड़ा व कोंडा ग्रंथ किससे संबंधित है, तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय की बात करें तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो थे संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में इन्होंने अपनी पीठ स्थापित की थी। और जसनाती संप्रदाय को मानने वाले कितने नियमों का पालन करते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए। जबकि आप लोगों को बता दूं कि अभी हमने पढ़ा था विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बो जी ने अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए थे। कितने, 29। तो जसनाती संप्रदाय के कितने नियम हैं बताइए। लालदास जी, देखिए लालदास जी का जन्म धौलीधूप, और धौलीधूप है अलवर के अंदर। ये आपके वन रक्षक की तीनों पारियों में लगभग ये प्रश्न आया था कि लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, धौलीधूप, और धौलीधूप है आपके अलवर में। रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है, दरियाव जी। मैंने आप लोगों को अभी चारों पीठों के बारे में एज इट इज बता दिया, आप लोग याद कर लेना। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना संत हरिदास जी। संत हरिदास जी किसके प्रवर्तक है, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है संत हरिदास जी। अब देखिए एक साइड में मैंने संप्रदाय दे रखे हैं, फिर प्रवर्तक और इनकी प्रमुख पीठ। शरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है शरणदास जी। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। प्रश्न 1 है, लेकिन यहाँ से 20 प्रश्नों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको। देखिए चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, प्रवर्तक थे चरणदास जी। कहाँ पर पीठ स्थापित की, दिल्ली के अंदर। अलक्या संप्रदाय की बात कर तो थे लालगिरी जी, और लालगिरी जी ने अपनी पीठ स्थापित की थी बीकानेर के अंदर। गुदड़ संप्रदाय की बात करें तो गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक थे आपके संत दास जी। कौन थे, संत दास जी। इन्होंने अपनी पीठ स्थापित की थी दांतड़ा, और दांतड़ा पड़ता है आपके मेरे साथियों भीलवाड़ा के अंदर। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर। नवल संप्रदाय की बात करें तो नवल संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी जोधपुर के अंदर, और की थी आपके नवल दास जी ने। किसने की थी, नवल दास जी ने की थी। परनामी संप्रदाय की बात करें तो प्राणनाथ जी ने इनके प्रवर्तक थे। और पन्ना एमपी की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में इन्होंने अपनी मुख्य पीठ स्थापित की थी। तो इस प्रश्न के ऊपर भी मेरे साथियों आप लगा लीजिए कौन सा स्टार, 7 स्टार। ये भी आपको एग्जाम के अंदर सीधा सीधा मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए आराम से ये याद हो जाएंगे, चरणदास जी, अलखिया, लालगिरी जी। ये देखो ले आ रहा है तो लालगिरी जी हो जाएगा। गुदड़, दांतड़ा, अड़े आ रहा, वापस देखिए भीलवाड़ा, अड़े आ रहा। नवलदास जी जोधपुर के अंदर।
परनामी, प्राणाजी, पन्ना, एमपी। यानी आपको केवल समझना है, रटना नहीं है, रटाफिकेशन नहीं लगना है, क्योंकि रटन प्रणाली बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वर्तमान समय में जो गोलाकार प्रतिस्पर्धा का युग है ना, इसमें आपके साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप तैयार रहेंगे, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथ के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होगा। अब देखिए सुमेलित है ना, ये सभी सुमेलित है। एक साइड मैंने पंथ दे रखे हैं और उसके सामने मैंने प्रवर्तक। देखिए रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके अग्रदास जी। बात करें कुंडा संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके मल्लीनाथ जी। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके बीकण जी, जबकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके मत्स्येंद्रनाथ जी। ये चारों के चारों एज इट इज आपको याद रखने। देखिए आप लोगों को मैं याद करवा देता हूँ कि कोई भी मलमूत्र होता है ना, अपन किस में डालते हैं, कुंडे में डाल के बाहर डालते हैं। एक केवल और केवल याद रखने के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप ट्रिक को अन्यथा ले। तो देखिए मलमूत्र अपन किस में डालते हैं, कुंडे में डाल के बाहर डालते हैं। उसी प्रकार से रसिक जो रसिया लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अग्रिम पंक्ति यानी आगे की पंक्ति के अंदर रहते हैं। तो अग्रदास जी हो जाएगा रसिक संप्रदाय। तेरापंथी, देखिए न तेरा न मेरा क्या लेके आया था बंदा, क्या लेके जाएगा, कोई भीख मांगने आए तो दान दे देना, दान देने से धन घटता नहीं है। तो तेरापंथी है भीखण जी। नाथ संप्रदाय है मत्स्येंद्र नाथ। अब देखिए एक और साथ साथ में बता देता हूँ, तेरापंथी संप्रदाय के ही समर्थक है, अपन कह सकते हैं अनुयायी है, जिनका नाम है मेरे साथियों आचार्य तुलसी जी। और यही आचार्य तुलसी जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था, तो आचार्य तुलसी ने। अब कई बार लिख आ जाता तेरे पंथ और तेरापंथी, तो ध्यान रखना मुख्य रूप से एग्जाम के अंदर यही मिलेगा। बीकण जी आचार्य तुलसी जी थे जो आपके तेरापंथ से समर्थक थे, अनुयायी थी, लेकिन उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन कौन सा था, अणुव्रत आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों से संबंधित नहीं है। एक साइड में मैंने दे रखे हैं आपके स्कूल, उनके सामने मैंने दे रखी है शैलियाँ, यानी कौन सी स्कूल से कौन सी शैली संबंधित है और कौन सी नहीं है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सी स्कूल से कौन सी शैली संबंधित है या नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा मेवाड़ स्कूल नाथ द्वारा देवगढ़ में सम्मिलित है या नहीं है सुमेलित। अब देखना आपको है मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ नागौर। बात करें हाड़ौती स्कूल कोटा बूंदी, ढूंढाड़ स्कूल चावंड उदयपुर। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सी शैली है जो संबंधित नहीं है, कौन सी स्कूल से कौन सी उपशैली संबंधित नहीं है। अब देखिए मेवाड़ में नाथ द्वारा और देवगढ़ आता है, बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ है, नागौर है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती स्कूल के अंदर आपके कोटा बूंदी आएगा। ढूंढाड़ स्कूल में वैसा आपके चावंड और उदयपुर नहीं है, चावंड और उदयपुर है आपके मेवाड़ स्कूल में। तो आप पूछेंगे कि ढूंढाड़ स्कूल में कौन सा है, तो ध्यान रखना ढूंढाड़ स्कूल में आपके आमेर शैली, यहीं पर है आपके अनवर शैली, यहीं पर है आपके शेखावटी शैली और यहीं पे आपके उनियारा शैली। कौन सी शैली है, उनियारा शैली। शैलियों से प्रश्न आते हैं भाई साहब, इनको याद रख लेना, यानी कौन सी स्कूल से कौन से समय। तो नाथ द्वारा देवगढ़ चावंड उदयपुर आपको आराम से याद हो ही जाएगा। मारवाड़ में किशनगढ़ और नागौर पड़ता ही है, जबकि हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी बारह झालावाड़ आ जाएगा। ढूंढाड़ स्कूल में यह है, तो ऑप्शन डी है जो आपके असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। फटाफट से कमेंट करके बताइए किसने पुस्तक लिखी थी। राजपूत पेंटिंग्स वाली W.H. ब्राउन ने लिखी या आनंद कुमार स्वामी ने या फिर डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने या डॉक्टर फैयाज अली ने लिखी थी। किसने लिखी थी फटाफट से कमेंट करके बताइए। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आपका राजपूत पेंटिंग। क्या है, राजपूत पेंटिंग। बात करें श्रीधर अंधारे, तो श्रीधर अंधारे ने आपके देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले थे। देवगढ़ शैली जो कि मेवाड़ स्कूल से संबंधित है।
देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो ध्यान रखना है मेरे साथियों आपके श्रीधर अंदर को। जबकि डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन ने किशनगढ़ शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। इन्होंने किशनगढ़ शैली और किशनगढ़ शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई थी आपके पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। और वो पहचान दिलाने वाले कौन थे? फैयाज अली और एरिक डिक्सन। बात करें W.H. ब्राउन की तो इन्होंने राजपूत कला नामक किताब लिखी थी और किताब का नाम क्या था? राजपूत कला बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है मेरे साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी 1916 में। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला और चित्रकार, यहाँ से प्रश्न आपके छपेगा ही छपेगा। जितना इम्पोर्टेंट आप लगाना चाहते हैं ना उतना इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर। यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है, तो आगामी 2023 के अंदर भी प्रश्न छपने के पूरे चांसेस है। क्या है? पूरे चांसेस है। तो ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे साथियों उदयपुर की, बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के चित्रकार जिनका नाम है साहिबदीन, करपा, राम मनोहर और उमरा, ये उदयपुर के चित्रकार थे, उदयपुर शैली के। बात करें ढूंढाड़िया जयपुर शैली की तो थे आपके साहिब राम। क्या है? साहिब राम, सालिग्राम, गंगा बख्श, लालचंद, मोहम्मद शाह। बात करें अलवर शैली की तो अलवर चित्र शैली में भी आएगा आपके सालिग्राम। देखिए जयपुर और अलवर दोनों में कॉमन आ रहा कौन सा? सालिग्राम आ रहा, ध्यान रखना। जबकि उदयपुर में है साहिबदीन। क्या है? साहिबदीन है आपके उदयपुर के अंदर। जबकि साहिब राम कहाँ पर है? साहिब राम है जयपुर में। देखो उदयपुर में भी ये दे आ रहा है, उदयपुर में भी दे आ रहा है और साहिबदीन में भी क्या आ रहा है? दे आ रहा है। जबकि साहिब राम कहाँ पर है? जयपुर का था। आप कंफ्यूज मत होना, आप बिल्कुल भी फ्यूज मत होना। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। वो पुरानी घिसी पिटी टेक्निक चली गई। आप मत सोचना कि साहिबदीन और साहिब राम साथ में आएंगे बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा है। समझ रहे मेरी बात को? मैंने आप लोगों के लिए खूब सारी मेहनत की है। कंपैरिजन में मैं लेकर आया हूं कि एक साथ में ऐसे चित्रकार की एक ही स्लाइड होगी तो सीधे आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी ये, और आपका क्वेश्चन जो कभी गलत नहीं होगा। अलवर में अगले चित्रकार की बात करते हैं आपके गुलाम अली और है डालचंद, डालू राम और मूलचंद। बात करें अजमेर की तो अजमेर की एक चित्रकार थी महिला जिसका नाम है साहिबा। अजमेर की भाई साहब महिला चित्रकार थी और उसका नाम क्या था? साहिबा। ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि इसमें से कौन से शैली या चित्रकला स्कूल में महिला चित्रकार भी थी। तो एक तो थी आपके अजमेर में, एक मैं अभी बताऊंगा नाथ द्वारा शैली में थी। चांद खां, राय सिंह और लाल सिंह कहाँ के थे? अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा की बात करें तो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है आपके कमला और इलायची। कमला और इलायची दो महिलाएं तो किन से संबंधित है? नाथ द्वारा से। जबकि बात करें साहिबा कहाँ से संबंधित है? ध्यान रखना, अजमेर से। नाथ द्वारा में अगले एक आते हैं रामचंद्र बाबा। कौन से बाबा? रामचंद्र बाबा, नारायण बाबा और चतुर्भुज। बात करें मेरे साथियों जोधपुर चित्रशैली की तो ध्यान रखना, नारायण दास, शिवदास, अमरदास, कृष्णदास और देवी दास। अब देखिए आप लोगों को याद रखना है, एज इट इज मैं आप लोगों को यहाँ पे याद करवा दूंगा। अब देखिए याद रखना है कि सबसे पहले सूर्य उदय हुआ। क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ तो साहिबदीन की कृपा से मनोहर की उम्र बढ़ गई। साहिबदीन की कृपा से मनोहर की उम्र बढ़ गई। कहाँ पर? उदयपुर में। सूर्य उदय होते उदयपुर झीलों की नगरी है, तो साहिबदीन की कृपा से मनोहर की उम्र क्या हो गई? बढ़ गई। ये चित्रकार उदयपुर से संबंधित है। बात करें जयपुर की तो देखिए साहिब राम साली को लेकर गया तो उसके क्या साथ में था? मोहम्मद शाह हो गया लाल। तो उसने कहा यार ये मेरी साली है, कम से कम मेरे को तो बख्श दे। जयपुर के चित्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? साहिब राम साली को लेकर गया तो लाल कौन हो गया? लाल हो गया था मोहम्मद शाह।
और मोहम्मद शाह ने कहा यार कम से कम इसको तो बख्श दे, साली को तो बख्श दे। आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को अन्यथा बिल्कुल भी मत ले। बात करें अलवर की, अलवर से हो जाएगा आपके लवर। अब देखिए लवर से क्या हो जाएगा, साली का लवर था कौन, साली का लवर था जिसका नाम था मूलचंद, साली का लवर था मूलचंद, तो वो साली का बन गया क्या, गुलाम। और डाल डाल पे डालू 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 करते फिरता रहता था, डाल डाल पे डाल डाल पे डालू डालू करते फिरता रहता था कौन, फिरता रहता था मूलचंद। ध्यान रखना सालीग्राम जयपुर शैली में भी है, अलवर शैली में भी है, अजमेर शैली में एकमात्र महिला जिसका नाम है साहिबा, बाकी चांद खां, राय सिंह और लाल सिंह। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखना। देखिए लाल सिंह अजमेर में, जबकि लाल चंद कहाँ पर है, जयपुर में है। नाथ द्वारा में कमला और इलायची क्या थी, दो महिलाएं थी। साथ साथ में देखिए नाथ में बाबा नारायण और चतुर्भुज, ये देवता ही आता है ना भाई नाथों के अंदर, तो एज इट इज याद रख लेना। बात करें जयपुर जोधपुर चित्रशैली की, तो देखिए नारायण दास, शिवदास, अमरदास, किशनदास, देवीदास। याद रख लेना देवी की कृपा से, देवी की कृपा से और शिव और नारायण की कृपा से अमर हो गया कौन, किशनदास। देवी शिव नारायण की कृपा से अमर हो गया किशनदास। आगे देखिए, आगे और कुछ शैलियों की बात करें तो देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली में चोखा, बैजनाथ, कौला प्रथम और कौला द्वितीय चित्रकार थे। चाउंड शैली का चित्रकार इंपॉर्टेंट है जिसने रागमाला चित्रित किया था, जिसका नाम है नसीरुद्दीन। बात करें किशनगढ़, किशनगढ़ शैली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किशनगढ़ शैली की वही बनी ठनी, कौन सी वही, अब बनी ठनी का कहते ही आपके दिल और दिमाग के अंदर वही बनी ठनी आ रही है। आपको लग रहा है कि हमारे तो बनी ठनी नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सरकारी जॉइन बन जाएंगे ना, तो बनी ठनी एक नहीं काफ़ी सारी बनी ठनियों की लाइन लगेगी और उन लाइनों में से आपको मटेरियल चूज करना है कि कौन सी बनी ठनी अच्छी है। तो पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, याद करते रहिए। सिलेक्शन से पहले कुछ नहीं है, पहले अपने ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगाना ना उसको मिटाना पड़ेगा, फिर बनी ठनी दिमाग और दिल के अंदर लाना। किशनगढ़ शैली निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना, अमीर चंद, सूरजमल और लाडली दास। देखिए ये आपको एज इट इज याद हो जाएंगे। किशनगढ़ की बनी ठनी थी, अब बनी ठनी आएगी तो आप क्या हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बनी ठनी किन के पास आती है, जो अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, जो मल होते हैं, उनके पास आती है कौन सी बनी ठनी, लाडली बनी ठनी। और वो लाडली बनी ठनी को लेकर हो जाते हैं अमर, क्या हो जाते हैं, अमर। किशनगढ़ शैली की चित्रकार हो गई बीकानेर, बीकानेर की बात करें तो हो जाएंगे आपके अली राजा, रुकनुद्दीन, मुन्ना लाल, मुकुंद और आपके अगला आसिर। फिर आमिर। देखिए किशनगढ़ वाला और चाउंड वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। आमेर का है आपके मुरली प्रसाद, हुकुमचंद, मन्ना लाल। देखिए मन्ना के लिए हुक्म दिया मुरली ने कि आमला, मन्ना के लिए हुक्म दिया मुरली ने आमला। आमेर चित्रशैली मन्ना लाल, हुकुमचंद और मुरली प्रसाद। कोटा की बात करें तो हो जाएगा गोविंद राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद कोटा के। और बूंदी की बात करें तो हो जाएगा साधु राम, रामलाल, सुरजन। अब देखिए बूंदी की बात करें तो नुक्ति कह सकते हैं, ये मीठी होती है। सबसे पहले किसको चढ़ाते हैं, राम जी को चढ़ाते हैं, फिर सूर्य भगवान को, फिर साधु को चढ़ाते हैं। एज इट इज याद कर लेना भैया, ये प्रश्न आएगा सीधा सीधा। आगे देखिए असुमेलित वतन है, कौन सा कथन है जो असुमेलित है, चरी नृत्य फलकूबाई, तेरे ताली अल्लाह जिलाबाई और कालबेलिया है आपके गुलाबो। कौन सा है जो असुमेलित है, चरी नृत्य बिल्कुल फलकूबाई है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। अल्लाह जिलाबाई भाई साहब तेरे ताली से संबंध नहीं है, अल्लाह जिलाबाई तो है आपके मांड गायिका। कौन सी गायिका है, अल्लाह जिलाबाई तो है आपके मांड गायिका। क्या है, मांड गायिका है अल्लाह जिलाबाई। आपके तेरे ताली से संबंधित तो हो जाएगी आपके मांगी बाई। कौन सी बाई है, तो ध्यान रखना मांगी बाई हो जाएगी आपके तेरह ताली से संबंधित। बात करें कालबेलिया नृत्य की, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपके गुलाबो। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना किशनगढ़, 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 किशनगढ़ है आपके अजमेर के अंदर। यहाँ का क्या है, चरी नृत्य प्रसिद्ध है। तेरे ताली नृत्य तेरे मंजीरों के साथ में नृत्य होता है और यह होता है रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के
मेले में। और ध्यान रखना कामड़ जाति से संबंधित है। कौन सी जाति? कामड़। कामड़ जाति से संबंधित कौन सा नृत्य है? तेरे ताली। तेरे ताली नृत्य के उद्भव की बात करें तो इसका उद्भव हुआ था पादरला, और पादरला गांव पड़ता है मेरे साथियों पाली के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर गांव जिसका नाम है पादरला। तो तेरे ताली से संबंधित हो जाएगी आपके मांगी बाई। ऑप्शन बी आपका असुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से बताइए। वालर नृत्य स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा, या इनमें से किसी नहीं? अरे कोई नहीं, कोई तो वालर नृत्य करता है ना। किन के द्वारा? वालर नृत्य को कहा जाता है आपके युगल नृत्य। ये किया जाता है स्त्री पुरुषों द्वारा, और इसी नृत्य को क्या कहा जाता है? युगल नृत्य। युगल नृत्य कहा जाता है। अब देखिए वालर नृत्य किससे संबंधित है? ध्यान रखना, वालर नृत्य है आपके भीलों से संबंधित। भीलों के नृत्यों की बात करें ना, भील जनजाति, भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से नृत्य हैं? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आप एक ट्रिक याद रखना, मामो, कूदे, वालू दे, वालू दे। उसने कहा भाई वालू नहीं दूंगा, तो उसने कहा जमा, यानी जावा, तो साथ में था, उसने कहा भाई जाओ, गो। तो माँ से क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा मेरे साथियों आपके, माँ से हो जाएगा मांदल। क्या हो जाएगा? मांदल। मोह से हो जाएगा आपके मोरिया। क्या हो जाएगा? मोरिया हो जाएगा। कूद से कूद नृत्य। क्या हो जाएगा? कूद नृत्य। वहाँ से ये भील जनजाति के नृत्य नहीं है, ध्यान रखना। गरास्य हो गए किसके? माफी चाहता हूँ मैं, गरास्य हो गए ना, गरास्य हो गए किसके? गरास्य जनजाति के। मांदल, मोरिया, कूद, वालर, लूर, और जवा से हो जाएगा जवारा। क्या हो जाएगा? जवारा। और गो से हो जाएगा गोर। क्या हो जाएगा? गोर। अरे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है ना। मस्त रही, बिंदास रही। क्या रही? मस्त रही, बिंदास रही। जनजाति, जनजाति का नाम है ग्रासिया। ध्यान रखना, मामो, कूदे, वालू दे, वालू दे, नहीं तो जामा। मांदल, मोरिया, कूद, वालर, लूर, ज्वारा और गोर। गोर एक आभूषण भी है जो पैरों की सबसे छोटी अंगुली में पहना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रख लेना। गरासियों के नृत्य हैं, स्त्री को आप दिल और दिमाग के अंदर बिठा लेना। और वालर नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। असुमेलित बताना है। घूमर नृत्य गणगौर पर किया जाता है, और घेर नृत्य आकातीज पर किया जाता है। गिद्ध नृत्य होली पर किया जाता है। फटाफट से बताइए असुमेलित कौन सा नृत्य है जो गणगौर पे किया जाता है, आकातीज पे किया जाता है और होली पे किया जाता है? फटाफट से बताइए। देखिए घूमर नृत्य बिल्कुल गणगौर पे किया जाता है। गैर नृत्य आकातीज पर नहीं किया जाता है। ये गैर नृत्य किया जाता है आपके होली पर। कब किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है आपके होली पर किया जाता है। जबकि गिद्ध नृत्य भी होली पर। गिद्ध नृत्य की बात करें तो ध्यान रखना, गिद्ध नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का प्रसिद्ध है। जबकि बात करें घूमर नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य, नृत्यों में सिरमौर, नृत्यों में सिरमौर, इसी को कहा जाता है नृत्यों की आत्मा। क्या कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा। किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहा जाता है। घेर नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य किन का है? भीलों का है। और ये नृत्य किया जाता है आपके होली पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ये आपके नृत्य आगे, और यहाँ से प्रश्न आपके 101% छपेंगे। समुदाय या फिर अपन कह सकते हैं जनजाति, और एक साइड में मैंने दे रखे नृत्य। इसके ऊपर मेरे साथियों आप लगा लीजिए 7 स्टार। कौन सा स्टार लगाना है? 7 स्टार लगाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छपेंगे ही छपेंगे। देखिए भीलों का कौन सा नृत्य है?
भील जनजाति का कौन सा नृत्य है, फटाफट से बताना है आपको। तो देखिए गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, निजा, रमणी और हाथीमना, ये भीलों के नृत्य हैं। बात करें कालबेलिया के नृत्य कौन कौन से, तो बागड़िया, इडोनी, पनियारी, संग्रिया। याद रखना बाई पस गई, क्या रखोगे याद, याद रख लो ऐसे, बाईपास, बाईपास रोड बनती कि नहीं बनती है, बाईपास, बाईपास से क्या हो जाएंगे आपके, बाईपास से याद रखना आपके बागड़िया, बागड़िया, फिर याद रखना इडोनी, इडोनी, फिर याद रखना आप पनिहारी, फिर याद रखना आप संकरिया, क्या याद रखना, संकरिया। या ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रखना ना, बाई पस गई, क्या बाई पस गई, बा से बागड़िया, ई से इडनी, पी से पनियारी, से संकरिया। बात करें गरासियों के नृत्य, तो मैंने आपको अभी बताया गरासियों के नृत्य कौन कौन से, मामू कूदे, वालू दे, वालू दे। याद रखना गरासियों के नृत्य कौन कौन से, याद रखना गरासिया, गरासिया, गरासिया के नृत्य हो जाएंगे आपके मामो कूदे, क्या मामो कूदे, वालू दे, और नहीं दे तो जवा, तो फिर उसने कहा भाई साहब जाओ गो, तो माँ से हो जाएगा। देखिए माँ से मांदल, मो से मोरिया, कूद से कूद, वालू से वालर, जावा से ज्वारा, और उन्होंने कहा गो यानी जाओ, तो क्या हो जाएगा गोर। बात करें सहरिया की, तो ध्यान रखना सहरिया जनजाति होती है ना, वो अपन कह सकते हैं सॉन्ग गाती है। देखिए शहर के लोग होते हैं ना सॉन्ग गाएंगे, भाई शहर के लोग सॉन्ग यानी गाना, गीत को क्या कहेंगे, सॉन्ग ही कहेंगे। फिर वो देखिए लहंगा थोड़ी पहनेंगे, और लहंगा पहनेंगे तो उनको कुछ अलग ही लगेगा। फिर वो झेला तो पहनेंगे और इंद्रपुरी जैसी बातें करेंगे, और शहर में सर्वाधिक शिकार भी कहाँ होते हैं, शहर में होते हैं। आप याद रख लेना शहरिया, सॉन्ग, लहंगा, झेला, इंद्रपुरी और शिकारी। बात करें भीलों की, तो याद रखना घेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, रमणी और हाथीमना, ऐसे याद रख लेना। भीलों की एक गैंग थी जिन्होंने युद्ध किया, चक्री में डाला नेजा, रमणी और हाथीमना। भीलों की एक गैंग ने हाथी पर युद्ध किया, भीलों की एक गैंग ने हाथी पर युद्ध किया। भीलों की एक गैंग, गैंग से हो जाएगा गै से गैर, गै से गौरी, हाथी से हो जाएगा हाथीमना, युद्ध किया, युद्ध से हो जाएगा युद्ध, और युद्ध क्या तो क्या एक चक्र बनेंगे तो द्विचक्री, और नेजा, नेजा अपन रामदेव जी की ध्वजा को भी कहते हैं। युद्ध करेंगे तो एक रामदेव जी की भी ध्वजा भी लहराएंगे। ये आपके एज इट इज आप लोगों को छापना है परीक्षा के अंदर, एज इट इज आपके मिलेगा। राजस्थान लेवल की जो भी एग्जाम होंगे ना, इनमें से 1% आपके बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ना मत, क्योंकि जो इजी वे में प्रश्न आता है ना, वो अपने को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। मान लीजिए कोई ज़्यादा ही भारी प्रश्न है ना, वो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और लाइव में मेरे साथियों साथ में जो लोग जुड़े हो ना, कम मत पढ़ो, एक बार इसको शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखना क्लास में अगर एक बार जुड़ गए ना, तो इसको मनोयोगपूर्ण तल्लीनता से अंतिम समय तक देखना है, क्योंकि ध्यान रखना जिंदगी में अधूरा ज्ञान, अधूरा प्रेम, अधूरा पति, अधूरी पढ़ाई कोई काम की नहीं होती है। यानी अधूरा तो अधूरा ही होता है। तो एक बार जुड़ गए तो सर ठोकते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि शानदार वाली ट्रिक्स के साथ में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए तत्ववादी यंत्र, बात करें सॉरी वाद्य यंत्र, मैंने एक साइड में वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक साइड में वाद्य यंत्रों के नाम। अब देखिए, अरे अधूरी कोई चीज़ काम की नहीं होती है। तत्ववादी यंत्र करें तो पूरे करेंगे, अगर अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो पूरी पढ़ेंगे। आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए। आप जुड़ गए, निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सफलता में 4 चांद लगवा दूंगा, और वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आपको सफलता मिलेगी और आपके हाथों के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होगा। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो।
आपके हाथों के अंदर, आपकी कलम में वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है। और ध्यान रखना, आप बाधाओं पर फोकस मत कीजिए, आप लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए। लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे तो बाधा छोटी लगेगी, और बाधा पे फोकस करेंगे तो लक्ष्य छोटा लगेगा, धूमिल हो जाएगा, लक्ष्य तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए नकारात्मक लोगों से बचे, नकारात्मक कमेंट से बचे, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए तत्ववादी यंत्र, तत्ववादी यंत्र के अंदर आपके हैं रावण हत्ता, सारंगी, रबाज, कामायचा, बपंग, एकतारा और जंतर। ये आपके तत्ववादी यंत्र, यानी तत्ववादी यंत्रों की बात करें तो जिसके अंदर तार लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, उसे कहा जाता है तत्ववादी यंत्र। घनवादी यंत्र, घनवादी यंत्र की बात करें तो देखिए थाली, मंजीरा, झांझ, खड़ताल, घुंघरू और रमजोर, ये अपन कह सकते हैं कि लोहे के बने होते हैं। इसके ऊपर लोहे के से ही मारना पड़ता है। देखिए थाली बात करें स्टील की होती है, मंजीरा, झांझ यानी भारी भरकम आवाज, और थालियाँ तो आपने बजे, ये मोदी जी ने कितनी बार थालियाँ, घंटे, टंगोरे बजवाए थे। और कोरोना तो ऐसा लग रहा है कि वापस आएगा, पता नहीं, एक बार फिर से वापस घंटी वगैरह, थालियाँ वगैरह बजाने पड़े। तो ये क्या है? घनवादी यंत्र। बात करें औनदवादी यंत्र की तो ये है आपके मांदल, ढोल, नगाड़ा, चंग और खंजरी। औनदवादी यंत्र कौन कौन से? मांदल, ढोल, नगाड़ा, चंग और खंजरी। सुशीरवादी यंत्र की बात करें तो जो फूंक मार कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुशीरवादी यंत्र कहा जाता है। मैं आपको ट्रिक्स के साथ में याद करा दूंगा, बिंदास रहिए, आप तो जुड़े रहिए, केवल मनोयोगपूर्ण तल्लीनता से जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। सुशीरवादी यंत्र जिन्हें फूंक द्वारा बजाया जाता है, जिसमें मोरचंग, नड़, मशक, सतारा, सहनाई, अलगोजा, पूंगी और बांसुरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सुशीरवादी यंत्र। देखिए एक वाद्य यंत्र दे देंगे, फिर उनके प्रकार दे देंगे, ये कौन से प्रकार के। तो ये एक स्लाइड में सीधा सीधा आपके 2 या 3 नंबर आ रहे हैं, तो नुकसान किस चीज़ है? 2 मिनट के अंदर अगर 2 नंबर मिल रहे ना, तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको नुकसान हो रहा है। एक ही जगह ऐसी स्लाइड्स, ऐसे कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आराम से याद हो गया होगा। देखिए अगला प्रश्न आपको असुमेलित बताना है। क्या बताना है? असुमेलित बताना है। और असुमेलित बताना क्या है कि जसमा ओडन भवई नृत्य से संबंधित है या नहीं है, दुलिया राणा व नानूराम शेखावटी ख्याल से संबंधित है या नहीं है, शांता गांधी, कुचामनी ख्याल, मनीराम और तुलसीराम रमत, यानी कौन सा है जो असुमेलित है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, जसमा ओडन भवई नृत्य से बिल्कुल संबंधित है, दुलिया राणा व नानूराम शेखावटी ख्याल से संबंधित है, शांता गांधी है ना, कुचामनी ख्याल से संबंधित नहीं है। कुचामनी ख्याल से संबंधित है आपके लच्छी राम जी। कौन है? लच्छी राम जी। लच्छी राम है जो कुचामनी ख्याल से संबंधित है। शांता गांधी तो है आपके भवई नृत्य से संबंधित, सॉरी रतवाई नृत्य से संबंधित। किससे? रतवाई, या फिर अपन कह सकते हैं भवई नृत्य। और मनीराम तुलसीराम की बात करें तो मनीराम और तुलसीराम किससे संबंधित है? ध्यान रखना, मनीराम और तुलसीराम जी संबंधित है आपके किससे? रमत नृत्य से। अब लगे हाथ मेरे साथियों, एक आता है जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड की बात करें तो जानकी लाल भांड किससे संबंधित है? तो जानकी लाल भांड है आपके बहरूपिया से संबंधित। किससे है? बहरूपिया कला से संबंधित कौन है? जानकी लाल भांड। ये भी 7 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने के पूरे चांसेस है। जसमा ओडन भवई नृत्य, जसमा ओडन के साथ में याद रखना आपके शांता गांधी। क्या याद रखोगे? शांता गांधी। शांता गांधी भी किससे संबंधित है? ये देखिए शांता गांधी रतोई, या फिर अपन ये देखिए रतोई से संबंधित तो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो शांता गांधी आएगी आपके भवई नृत्य से संबंधित। किससे संबंधित आएगी? भवई नृत्य से। और मनीराम तुलसीराम रमत है, ये रमत सर्वाधिक प्रसिद्ध है आपके बीकानेर। रमत कहाँ से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरा जाता है? भाई साहब आपको बताना है कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरा जाता है? केलवाड़ा, बिराटिया के अंदर भरा जाता है, या केलवाड़ा के अंदर भरा जाता है, कठुमर के अंदर, या फिर नवा टापरा के अंदर? बताइए फटाफट से, कहाँ भरा जाता है सीताबाड़ी का मेला? आपका उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरा जाता है?
जो सीताबाड़ी का मेला भरा जाता है, 12 के अंदर भरा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 12 में कौन सी जगह है जहाँ पर भरा जाता है? तो भरा जाता है मेरे साथियों केलवाड़ा के अंदर। और केलवाड़ा कहाँ पर है? केलवाड़ा है आपके 12 के अंदर। कहाँ पर है? केलवाड़ा है आपके 12 के अंदर है। इसे कहा जाता है, सीताबाड़ी मेले को ही कहा जाता है हाड़ौती का कुंभ। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाड़ौती का सुरुंगा मेला किसे कहा जाता है। बिरांटिया खुर्द में भरा जाता है वीर तेजाजी का मेला। वीर तेजाजी का मेला कहाँ भरा जाता है? बिरांटिया खुर्द में। जबकि फटाफट से कमेंट करके बताइए, धौला देवी का मेला भरा जाता है कठुमर के अंदर। किस देवी का? धौला देवी। और धौला देवी का मेला भरा जाता है कठुमर के अंदर। नवा टापरा, देखिए केलवाड़ा का सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरा जाता है। कब भरा जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरा जाता, जिसे हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पूछा कि हाड़ौती का सुरुंगा मेला जो चंद्रभागा नदी के किनारे भरा जाता है, किस मेले को कहा जाता है? फटाफट से बताएं। नवा टापरा में किसका मेला भरा जाता है? इसे वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ या फिर आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला भरा जाता आपके माघ पूर्णिमा को। कब भरा जाता है? माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए नवा टापरा में किसका मेला भरा जाता है और हाड़ौती का सुरुंगा मेला किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपकी, कौन सी देवी के चैत्र व अश्विन नवरात्रों में मेले भरे जाते हैं? करणी माता के और जीण माता के, या फिर भरे जाते हैं केला देवी, शीला देवी, शीतला माता, आई माता, या फिर ब्राह्मणी माता और जीण माता। तो ध्यान रखना, केला देवी का मेला भरा जाता है आपके करौली के अंदर। कहाँ भरा जाता है? करौली के अंदर। शीला देवी का मेला भरा जाता है जयपुर के अंदर। शीतला माता का भी जयपुर के अंदर भरा जाता है। जबकि आई माता का मेला भरा जाता है आपके बिलाड़ा के अंदर। और 24 घंटे केसर टपकती रहती है। क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है। ब्राह्मणी माता का मेला भरा जाता है 12 के अंदर। और ये ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है। किसकी? पीठ की पूजा की जाती है। जीण माता का मेला भरा जाता है रेवासा सीकर के अंदर। रेवासा सीकर के अंदर किसका मेला भरा जाता है? जीण माता का मेला भरा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लंबे गीत की बात करें ना, सर्वाधिक लंबा गीत तो भी जीण माता का है। सर्वाधिक लंबा गीत किस माता का है? तो ध्यान रखना जीण माता का है। करणी माता और जीण माता के मेले हैं जो वर्ष में 2 बार भरे जाते हैं। और मेरे साथियों 2 बार कब कब भरे जाते हैं? तो ध्यान रखना आपको, चैत्र व अश्विन नवरात्रा में मेले भरे जाते हैं आपके जीण माता के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या फिर आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो गणगौर त्योहार मनाया जाता है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है मेरे साथियों आखा तीज। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आखा तीज मनाई जाती है। जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आपके छोटी तीज। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। जबकि ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है आपके बड़ी तीज। अब फटाफट से कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो बाल विवाह होते हैं आपके वैशाख शुक्ल तृतीया आका तीज के दिन। और आका तीज के दिन ही बीकानेर की हुई थी आपके स्थापना। और बीकानेर की स्थापना की थी आपके बीका राठौड़ ने की थी, जो जोधा का क्या था बेटा नेहरा जाट के साथ में मिलकर की थी। अब देखिए आपको पता है राजस्थानी त्योहारों के अंदर ये भी कहा जाता है कि तीज त्योहारा आवणी ले डूबी गणगौर। तो त्योहारों की शुरुआत तो होती है तीज के ऊपर। और तीज की बात करें तो छोटी तीज, जो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, यहाँ पर होती है त्योहारों की शुरुआत। जबकि गणगौर पे क्या अपन कह सकते हैं त्योहारों का समापन होता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले की मेरे साथियों पत्थरमार होली स्थित है? ब्यावर की है आपके देवर बाबी की होली। देवर बाबी की होली
और देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्यावर, और ब्यावर है आपके अजमेर। कैकड़ी, कैकड़ी की प्रसिद्ध है आपके अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कैकड़ी की। जबकि बिनाई, अजमेर और बाड़मेर की क्या प्रसिद्ध है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। बाड़मेर की है आपके पत्रमार होली, पत्रमार होली हो जाएगी आपके बाड़मेर की। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बिनाई की होली कौन सी प्रसिद्ध है। अब देखिए ध्यान रखना, ब्याह, ब्याह की बात कर तो शादी, शादी होगी तो शादी में भाभी भी आएगी, देवर भी आएगा, तो देवर भाभी की होली ब्यावर में। कैकड़ी, कैकड़ी यानी अंगारों की होली, ये भी अजमेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की है आपके पत्रमार होली। और बिनाई की होली कौन सी प्रसिद्ध है, फटाफट से कमेंट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में असुमलित बताना है। गुड़ला तैयार चैत्र शुक्ल अष्टमी को, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, या फिर आप देखिए रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को, देव उठनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। फटाफट से कमेंट करके बताइए। असुमिलित बताना है, तो देखिए हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसी को कहा जाता है नारियल पूर्णिमा। बहन भाई के लिए नारियल और राखी लेकर आती है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन। देवउठनी एकादशी की बात करें तो ये बिल्कुल देवउठनी एकादशी है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। KS11 की बात करें तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है देवउठनी 11। और मेरे साथियों गुड़ला त्योहार जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मेरे साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जिस त्योहार का नाम क्या है, गुड़ला त्योहार। अब ध्यान रखना, गुड़ले त्योहार की बात करें तो गुड़ले खां और गुड़ले खां का मतलब अजमेर के सेनापति के साथ में विवाद होता है कोसना में, और उसी की याद में सातल देव जी उस समय जोधपुर के शासक थे। महिलाएं क्या होती है, झुंड में इकट्ठी होती है और माथे के ऊपर मटका रखती है, और मटके के अंदर छिद्र किए होते हैं, मटके के अंदर दीपक रखती है और झुंड के साथ में चलती है गुड़ला त्योहार के अंदर, और एक गीत गाती है कि गुड़ला घूमेला जी घूमेला, गुड़ला घूमेला जी घूमेला। और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात कर तो CK8 को मनाया जाता है। C से हो जाएगा चैत्र, K से हो जाएगा कृष्ण और 8 से हो जाएगा अष्टमी। तो ध्यान रखना, महिलाएं झुंड में जाएगी तो चक्का क्या होंगे, चक्के जाम होंगे, चक्के जाम से हो जाएंगे CK, और चक्के जाम कहाँ होंगे, इकट्ठे होंगे, जहाँ पर महिलाएं होंगी वहाँ होंगे। इन चीज़ों को याद रख लेना। साथ साथ में लगे हाथ मैं बता देता हूँ कि 4 11 महत्वपूर्ण है। देव उठनी 11 आपने पढ़ लिया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी, इस दिन क्या करते हैं, देवता उठते हैं। तो भाई साहब देवता उठते हैं तो देवता सोते भी हैं, देवता सोते कम है, तो ध्यान रखना आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ये 11 का मतलब क्या है, एकादशी। इस दिन इसे क्या कहा जाता है, देवशयनी एकादशी कहा जाता है, देवशयनी एकादशी। इसी प्रकार से है एक जल जूलनी एकादशी, कब है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसे कहा जाता है आपके जल जूलनी एकादशी। ठीक है मेरे साथियों, इसी प्रकार से एक एकादशी और आती है जिसे कहा जाता है निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है, निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। याद रखना JS11 से क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। 4-11 से आपको याद रखनी है, मिलान वाले कई बार प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है, तो भाई साहब जी मोहनलाल जी संबंधित है आपके मोलेला मूर्ति कला है, मोलेला है मूर्ति कला, इसे मणे मूर्ति भी कहा जाता है, मणे मूर्ति अपन कह सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है जिनका नाम है मोहनलाल जी। थेवा कला की बात करें तो है आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला जिसका नाम है थेवा कला।
उस्ता कला कहाँ पर की प्रसिद्ध है बताइए? तो उस्ता कला हो जाएगी आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। जबकि बात करें बंदेज, बंदेज है आपके जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है क्या? बंदेज। आगे बढ़ते मेरे साथियों, असुमेलित बताना है आपको। मथन कला बिल्कुल बीकानेर की है। अजरक प्रिंट बिल्कुल भाई साहब बाड़मेर की है। बलू पोट्री जयपुर की है, बिल्कुल बलू पोट्री कहाँ पर, कहाँ की है? जयपुर की है। जबकि ब्लैक पोट्री कहाँ की है? अजमेर की नहीं है, ब्लैक पोट्री हो जाएगी आपके कहाँ की? कोटा की है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। जबकि मीनाकारी है जयपुर की, बिल्कुल मान सिंह जी लेकर के आए थे। कौन लेकर आए थे? मान सिंह जी। और मीनाकारी की बात करें तो एक शेखावत साहब है जिसका नाम है करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक पोट्री अजमेर नहीं, ब्लैक पोट्री कहाँ की संबंधित है? ब्लैक पोट्री आपके कोटा के। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी जल जूलनी एकादशी, जल जूलनी एकादशी मैंने आपको बताया कब मनाई जाती है जल जूलनी एकादशी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जल जूलनी एकादशी। पर झांकी निकाली जाती है लकड़ी के बने देव विमान, उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उन्हें क्या कहा जाता है? बेमान कहा जाता है। पर्ची क्या होती है? पिछोई क्या होती है? पवाड़े क्या होते हैं? देखिए, पिछोई तो भगवान श्री कृष्ण के संबंधित जो भी फोटोज वगैरह होते हैं, जो कपड़े पे प्रदर्शित किए जाते हैं, चित्रित किए जाते हैं, उसे पिछोई कला कहते हैं। यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की पिछोइयाँ प्रसिद्ध है। जबकि पर्ची की बात करें तो पर्ची को अपन पर्ची या पर्चा, पर्ची या पर्चा क्या होते हैं? ये देवताओं द्वारा दिए, देवताओं के चमत्कार क्या होते हैं? चमत्कार। और चमत्कार कोई करना चाहिए नमस्कार। क्या करना चाहिए? नमस्कार। मान लीजिए अपने रामदेव जी, बाबा रामदेव जी ने चमत्कार किया था, पर्चा दिया था, इसको कहा जाता है पर्चा। बेमान आपको मैंने बता दिया। अब देखिए पवाड़े क्या होते हैं? लोक नायकों की, लोक नायकों की वीर रस गाथाएं, वीर रस गाथाएं, जिसे क्या कहा जाता है? पवाड़े। अपन देवताओं की स्तुति के अंदर क्या कहते हैं? पवाड़े। इसी प्रकार से एक होता है फावड़ा। क्या होता है? फावड़ा, जो एक कृषि का क्या है? उपंग अपना है, उपकरण है। इसी प्रकार से एक होते हैं पहाड़े, जिसे अंग्रेजी में टेबल कहते हैं, ये गणित से संबंधित है। इसी प्रकार से एक है पावना। क्या है? पावना। पावना कोई कहते हैं आपके जवाई। जवाई कौन होते हैं? आप भी बनेंगे सरकारी जवाई, पढ़ेंगे तो बनेंगे क्या? सरकारी जवाई। पावना कोई कहा जाता है? सरकारी जवाई। इसी प्रकार से है मेरे साथियों एक पीवना। पीवना क्या है? एक विषैला सर्प है जो सांस के साथ में, सांस लेता ना आदमी, उसके साथ में जहर छोड़ता है अपने द्वारा, और ये पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। और ध्यान रखना पीवना सर्प बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है। आगे चलते हैं मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, पेच वर्क कहाँ से संबंधित? असुमेलित बताना है। पेच वर्क बिल्कुल नागौर बू गांव का संबंधित है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के अंदर है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जबकि दरिया, दरिया टोंक की नहीं है, टोंक के तो है आपके नबदे। क्या है? नबदे। दरिया तो है मेरे साथियों आपके सालावास की। कहाँ की? सालावास की। और अपन कह सकते हैं टांकला की। क्या है? दरिया प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके डी। अगला प्रश्न देखिए, जोरावो असुमेलित बताना है। आपको असुमेलित छांटना है। जोरावो एक लोकगीत है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बिल्कुल भाई साहब सही बात है। और जोरावो एक विरह लोकगीत है। क्या है? विरह लोकगीत है। ठीक है मेरे साथियों। कुर्जा क्या है? कुर्जा गीत जोधपुर का प्रसिद्ध है। कुर्जा एक पक्षी भी है जिसका वैज्ञानिक नाम है डोमिजिल क्रेन। बात करें रतवई, रतवई आपके मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। नहीं भाई साहब, मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत रतवई नहीं है, मेवाड़ क्षेत्र का तो है आपके सुवटियो। तो रतवई कहाँ का है? तो रतवई है आपके मेवात क्षेत्र का। कहाँ का है? मेवात क्षेत्र। देखिए मेवाड़ क्षेत्र अलग है। मेवाड़ में राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आते हैं मुख्य रूप से। जबकि मेवात क्षेत्र में आते हैं मेरे साथियों अलवर, अलवर और भरतपुर। कौन सा पुर है? भरतपुर। ये आते हैं मेवात
1977 में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? ध्यान रखना, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। मधुमती पत्रिका होती है आपके उदयपुर से प्रकाशित। राजस्थानी साहित्य अकादमी और सांस्कृतिक अकादमी उदयपुर से, जबकि परंपरा और मरु भारती होती है आपके जोधपुर से प्रकाशित होती है। जागती ज्योत होती है आपके बीकानेर से संबंधित। अब देखिए इसके ऊपर भाई साहब आपको 7 स्टार लगाना है। क्या लगाना है? 7 स्टार। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, बिल्कुल भाई साहब ये जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1986 को हुई थी, 1986 के अंदर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी आपके जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 जुलाई 1969 के अंदर। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है और 8 अप्रैल 1993 को स्थापना हुई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये आपके जयपुर में नहीं है, यह है आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना बिल्कुल 6 जुलाई 1957 के अंदर हुई थी। इसको एज इट इज आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से असुमेलित बताना है। क्या बताना? असुमेलित बताना है। राजस्थान उर्दू अकादमी बिल्कुल जयपुर के अंदर है, 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है, 4 दिसंबर 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में नहीं है, तो भाई साहब कहाँ पर है? ये है आपके बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। इसकी स्थापना बिल्कुल 1955 में हुई थी। तो ये आपके असुमेलित हो जाएगा। असुमेलित यानी 1955 में स्थापना हुई थी, लेकिन जोधपुर में नहीं है। कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार, राजस्थान रीति रिवाजों से संबंधित है। रीति रिवाजों से संबंधित है शब्दावली। कौन सी शब्दावली है जिसका संबंध है आपके विवाह से संबंधित नहीं है? विवाह की बात होती है आपके मुंह पे क्या होते हैं? लार टपकते हैं, आप खुशी से चुलबुल हो जाते हैं। चुलबुल नहीं होना, पहले आपको तैयारी करनी है। तैयारी करोगे तभी तो अच्छा सा मटेरियल मिलेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, तो ध्यान रखना कौन सी शब्दावली विवाह से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है आणो, ऑप्शन बी है चिकनी खोतली, ऑप्शन सी है सामेला और ऑप्शन डी के अंदर है मोसर। कौन सी शब्दावली है जो विवाह शादी मैरिज से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना बिल्कुल भाई साहब, आणो तो संबंधित है। आणो क्या होता है? आणो विवाह के पश्चात दूसरी बार जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आणो। क्या कहा जाता है? आणो। इसी को कहा जाता है मुकलावा। क्या कहा जाता है? मुकलावा। कौन सा लावा? मुकलावा। इसी को कहा जाता है गोना। क्या कहा जाता है? गोना। जो गोना आप सोच रहे हैं वो बकरी नहीं है, ये गोना वो वाला है। कौन सा लावा? मुकलावा वाला। तो ये जब विवाह के पश्चात दूसरी बार जो दुल्हन होती है ना, अपने ससुराल जाती है, उसे क्या कहते हैं? आणो कहते हैं। चिकनी खोतली, चिकनी खोतली की बात करें तो ध्यान रखना, चिकनी खोतली वही शादी से संबंधित है। चिकनी खोतली के अंदर वर पक्ष द्वारा शादी से संबंधित कुछ वस्तुएं और नेग दुल्हन के घर भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चिकनी खोतली कहा जाता है। भाई साहब साममेला क्या होता है? वही साममेला, जब शादी होती है साममेला होता है। जब वर पक्ष के लोग बारात लेकर वधू पक्ष के गांव में जाते हैं, तो गांव में जाने के बाद में जब घर की ओर मुड़ते हैं, घर की ओर एंट्री होती है, तो उस समय वधू पक्ष के जो मौजीज लोग होते हैं ना, खासम खास लोग होते हैं, अपन कहते हैं पारिवारिक लोग होते हैं ना, वो उनके सामने जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं, उसी को कहते हैं क्या? साममेला। और अब ध्यान रखना, मौसर क्या है? मौसर एक मृत्यु बोझ है। क्या है? मृत्यु बोझ। तो ये आपके विवाह से संबंधित नहीं है। अपन कह सकते हैं मौसर एक वर्तमान समय में एक भारी और भयंकर कुप्रथा है। अपन शिक्षित जागरूक लोगों को अपने कह सकते हैं मौसर को समाप्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से? देखिए विवाह हुआ, घाघरा आ गया,
मस्त रहिए, आप तो पढ़ते रहिए, आपका भी विवाह होगा, आपके भी क्या आएगा, घाघरा आएगा, यानी आपको घाघरा लाना पड़ेगा। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? जो लंबा घाघरा होता है ना, उसे कहा जाता है भाई साहब कच्छाबू। क्या कहते हैं? कच्छाबू। कू होते हैं आपके भीलों के घर, भीलों के घर, इन्हें क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। जबकि जामा क्या होता है? शादी समारोह या फिर युद्ध के समय पुरुषों द्वारा धारण करने वाला वस्त्र, इसे क्या कहते हैं? जामा कहते हैं। जबकि कटकी क्या होती है? आदिवासी अविवाहित लड़कियां पहनती है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि अविवाहित महिलाओं क्यों नहीं लिखा? अरे महिलाएं अविवाहित नहीं होती, विवाह होने के बाद ही महिला कहलाती है, विवाह से पहले वो लड़की होती है। समझना इस चीज़ को, छोटी छोटी बातें यही आपके सिलेक्शन करवाएगी। शब्दावली से संबंधित आजकल वर्तमान में ट्रेंड बन गया, यही प्रश्न आता है। तो महिलाएं और लड़कियों में भी फर्क होता है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अब देखिए, प्रसिद्ध अंगरखी के नाम बताना है, आपको। तो देखिए, मिर्ज़ाई, दूताई, गदर और कानो, ये है प्रसिद्ध अंगरखी। क्या है? अंगरखी। जबकि मेरे साथियों, मेवाड़ी, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही, विजयशाही, शाहजशाही, ये है मेवाड़ी पगड़ियों के नाम। क्या है? मेवाड़ी पगड़ियाँ के नाम है। क्या है? मेवाड़ी पगड़ियाँ हैं। जबकि ध्यान रखना, प्रतापशाही, राजशाही, राजस्थान, पंचलड़, पाटली, क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, तब तक मैं बता देता हूँ। मोठड़ा, लहरिया और मंदिल। मोठड़ा शादी समारोह के समय पहने जाने वाले वस्त्र है। लहरिया और मंदिल, लहरिया भी अपन कह सकते हैं श्रावण के समय महिलाओं की ओढ़नी, और मंदिल है जो दशहरे के अवसर पर पुरुषों के द्वारा धारण करने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? मंदिल कहलाती है। जबकि मोठड़ा शादी समारोह के उपलक्ष्य में पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ी मोठड़ा। लहरिया सावन के समय महिलाएं जो लहरिया या ओढ़नी ओढ़ती उसे कहा जाता है। अब देखिए, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दामना आभूषण है जो स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है, शरीर के किस भाग में करती है? तो ध्यान रखना, करती है आपके अंगुली के अंदर। एक और आभूषण है जिसका नाम है नौगरी, हाथ का आभूषण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस आभूषण का नाम क्या है? नौगरी। एक और आभूषण है हाथ का जिसका नाम है वलिया। क्या है? आभूषण है जिसका नाम है वलिया। रट लेना, याद कर लेना। देखिए, दांत के दो आभूषण है जिनका नाम है चूंप, और एक और आभूषण है जिसका नाम है रखन। क्या है? चूंप और रखन। ध्यान रख लेना, दांत के आभूषण है। सिर के आभूषण तो कई सारे हैं, जबकि पैर के आभूषण की बात करें तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण जिसका नाम है नेवरी। क्या है? आभूषण है जिसका नाम है नेवरी। एक आभूषण है जिसका नाम है नूपुर। क्या है? नेवरी, नूपुर। देखिए, छोटे मोटे बाकी वाले आभूषण तो आपको पता है, जैसे रमजोड़ है, छड़ा है, कड़ा है, ये तो सबको पता है। लेकिन नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पाँवों में पहना जाता है। एक आभूषण है जिसका नाम है नूपुर। एक आभूषण है, ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है? गोर। ये पैर और पैर की सबसे छोटी अंगुली में पहना जाता है। इन चीज़ों को भूलना मत, आप अपने नाम भूल जाना, लेकिन इन आभूषणों को मत भूलना, क्योंकि यही आभूषण आपका नाम रोशन करेंगे। अब देखिए, दांत के आभूषण चूप और रकन। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को याद आभूषण करवाता हूँ। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण ध्यान रखना। एक आभूषण है जिसका नाम है चौंप। क्या नाम है? चौंप। एक आभूषण है जिसका नाम है लटकन। क्या है? लटकन। एक आभूषण है जिसका नाम है बेसरी। क्या आभूषण है? जिसका नाम है बेसरी। एक आभूषण है जिसका नाम है कांटा।
एक आभूषण है जिसका नाम है टांका। ये आभूषण कहाँ के हैं? नाक के। तो ध्यान रखना, नाक को काट दिया जाता है तो क्या है, वो लटकने लग जाता है। नाक को काटने पर लटकने लग जाता है, फिर क्या है, वो आदमी बेशरम लगता है। कैसे लगता है? बेशरम। तो नाक को काटा तो लटकने लगा और वो आदमी कैसे हो गया? बेशरम। इसी प्रकार से दांत के आभूषण कौन से? चुप और रखना। अपन किसी व्यक्ति को चुप रखने का कहते हैं तो अपने हाथ अंगुली कहाँ पे जाती है? दांतों के ऊपर जाती है। तो चुप और रखन आभूषण कहाँ के? दांत के आभूषण है। नौकरी किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो नौकरी आभूषण कहाँ का है? हाथ का आभूषण है। ध्यान रखना, घोर आभूषण कहाँ का? पैर की सबसे छोटी अंगुली। देखिए पैर की सबसे छोटी अंगुली सबसे नीचे होती है, जिसे अपने क्या कहते हैं? चिटूड़ी कहते हैं। गौर से देखते हैं ना तो अपने को पता चलता है कि ये भी कोई एक आभूषण है। तो गौर आभूषण पैर की सबसे छोटी अंगुली में पहना जाता है। जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, जनजातियों की बात करें तो जनजातियों की बात यानी हो रही है यहाँ पर आपके एसटी की बात। किसकी बात हो रही है? शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो राजस्थान का स्थान है आपके छठा। अब लगे हाथ बता देता हूँ, राजस्थान की विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें कितनी है? तो ध्यान रखना 25 सीटें हैं। जबकि लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। इस चीज़ को ध्यान रखना। और शेड्यूल्ड ट्राइब की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 92 लाख जनसंख्या किसकी है? शेड्यूल्ड ट्राइब की है राजस्थान के अंदर। अब देखिए मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी में डी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है तो डिंगल। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। ध्यान रखना, डिंगल गद्य भाग को कहा जाता है, जबकि पिंगल कहा जाता है पद्य भाग को कहा जाता है। मारवाड़ी व मालवी बोली का मिश्रण क्या कहलाता? तो भाई साहब कहलाता आपके रांगड़ी। रांगड़ी एक प्रकार की कर्कश बोली है। कैसी है? कर्कश बोली है। और मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कहलाता है रांगड़ी। वांगड़ी बोली है ना, वांगड़ी बोली बोली जाती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मुख्य रूप से बांसवाड़ा। फिर अपन कह सकते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? वांगड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? आपको पता है कि मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आ जाएगा आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ढूंढाड़ी क्षेत्र जयपुर, ढूंढाड़ी बोली जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। वागड़ी बोली को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था भीली बोली। क्या कहा था? भीली बोली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किस बोली को कहा था? वागड़ी बोली को कहा था। और वागड़ी बोली अपन कह सकते हैं कि गुजरात की सीमा के सटी हुई है। कौन सी? अभी प्रश्न आया था ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कौन सी बोली है जो गुजरात की सीमा के सटी हुई है? तो वागड़ी बोली गुजरात की सीमा के सटी हुई है। अब देखिए असुमिलित बताना है। वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ है। बांता की फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, विजयदान देता के ग्रंथ है। लीलटांस, शब्द निर्ग्रंथ, पातल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। बादली, लू, डंपर, सांझ, कह मुकरनी, हरीश बादानी। ये आपके हरीश बादानी की नहीं है, ये है आपके चंद्र सिंह बिरकाली की। किसकी है मेरे साथियों? ध्यान रखना है, ये सभी रचनाएं हैं आपके चंद्र सिंह बिरकाली की। चंद्र सिंह बिरकाली की ये रचनाएं हैं। बादली, लू, डंपर, सांझ, कह मुकरनी चंद्र सिंह बिरकाली की है। जबकि अब देखिए विजयदान देथा की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको याद रख लेना। एक तो है बांता की फुलवारी, दुविधा। देखिए ज्यादा बांते होगी तो क्या होगी? दुविधा होगी। दुविधा होगी तो उलझन होगी। उलझन होगी तो क्या? हिटलर को हमेशा उलझन होती रहती थी। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए, हिटलर है जो हमेशा क्या देता? बातें करता रहता, दुविधा देता रहता, दुविधा में डालता रहता और उलझन देता रहता था। देता रहने से क्या हो जाएगा? देता। इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत भूलना। आप अपना सबका नाम भूल जाना जो भी आपके चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मत भूलना क्योंकि सिलेक्शन ये चीज़ें ही करवाएगी आपके। आगे चलते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? रीमा हुजा ने लिखी थी। ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर जदुनाथ सरकार ने लिखी। ए हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान भाई साहब जी जॉर्ज गिरिसन ने नहीं लिखी। जॉर्ज गिरिसन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ए लिंग्विस्टिक सर्वे
ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके जॉर्ज गिरिसन ने। ये लिखी थी 1912 के अंदर। तो ए सुमिली छाटना ए हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, ये पुस्तक लिखी थी आपके ओपी कछावा ने। किसने लिखी थी? ओपी कछावा ने बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, और आज की क्लास का मेरे को लग रहा अंतिम प्रश्न होगा, है ना? बिल्कुल, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, शानदार वाला प्रश्न, और ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर आया हुआ प्रश्न है, जो 2022 दिसंबर के अंदर एग्जाम हुआ प्रश्न है। सुरथो उत्सव के लेखक कौन है? सुरथो उत्सव के लेखक कई किताबों में नहीं लिखा हुआ, ये केवल ऑथेंटिक किताब में ही लिखा हुआ है। कई जो बड़ी बड़ी गाइडें होती है ना, बड़ी बड़ी जाड़ी सारी, उसमें नहीं लिखा हुआ। तभी तो जो भी मैं आज आपके सामने कंटेंट लेकर आया हूँ ना, ये अच्छी अच्छी ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान अध्ययन और एनसीईआरटी की किताबों से लेकर आया हूँ। और ये एज इट इज आया हुआ था कि सोमेश्वर ने सुरतो उत्सव लिखा है। बात करें श्यामल दास की, तो श्यामल दास है आपके वीर विनोद के लेखक। वीर विनोद के लेखक कौन है? कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास का गांव कौन सा है? तो याद रखना, दोंकलिया गांव है। कौन सा? दोंकलिया गांव किसका है? कवि राजा श्यामल दास का है। मूणोद नैणसी की बात करें तो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत और नैणसी की ख्यात, नैणसी ख्यात और मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, मारवाड़ा परगना विगत। हेलो साथियों, तो अपन ने आज की जो क्लास थी, विशेष क्लास, और इस एपिसोड के अंदर अपन ने राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित बात की। राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित आज तक 2022 तक सभी प्रश्न जो भी थे उनका मैंने आप लोगों के सामने निचोड़ रखा। व्याख्यात्मक तरीके से विश्लेषणात्मक अपन लोगों ने अध्ययन किया। साथ साथ में कुछ फैक्ट मैंने आपके एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन के भी बताए। तो निश्चित रूप से आपके लिए क्लास बहुत ब्रह्मास्त्र डाइजेस्टर के रूप में साबित होगी, रामबाण साबित होगी। आप एक बार नहीं 2-3 बार क्लास को देख लेना, और उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आए तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। ये 9214534843 नंबर दे रखे, यहाँ से आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी कैसा भी मटेरियल, आपको अच्छा मटेरियल चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, 2022 साल जा रहा है, अपन कह सकते हैं चला गया, ठीक है। 2023 का स्वागत अपन लोगों ने खूब धूम धड़के से अपन कर रहे हैं। तो देखिए, आज कला संस्कृति भी बढ़ी, और कला संस्कृति और राजस्थानी की बात करें तो विश्व धरोहर के रूप में भी अपन ऐसे कह सकते हैं कि दिन बदल सकते हैं, तारीखें बदल सकती है, लेकिन अपनी मेहनत को नहीं अपनी मेहनत को रुकना नहीं है। साल बदल सकता है, साल 2022 की जगह 23 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी मेहनत वही कंटिन्यू रूप से तो रखनी है, लेकिन इस मेहनत के अंदर अपन लोगों को 4 चांद लगा देने। 4 चांद लगा देंगे ना, तो मंजिल तो सामने खड़ी है, और मंजिल तक पहुंचने से अपने को कोई नहीं रोक सकता है। वादे के साथ मैं कह सकता हूं कि 2023 का वर्ष है। आपके ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगा हुआ ना, इसको मिटाएगा। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। और मेरे साथियों, मेहनत तो आपको निरंतर करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना खुद का सपना साकार करना है तो मेहनत निरंतर रूप से करनी रहेगी। और मैंने आपको पिछली 3 क्लासों के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, या फिर कला संस्कृति की बात करें, मैंने आपको पूरा का पूरा 2022 का निचोड़ एक साथ में आप लोगों को मैंने कंटेंट देने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। अंतिम छोर पर बैठे गाँव ढाणी किसान मजदूर और के बच्चे के पास में क्लास जाएगी तो आपको भी वो आशीष देगा, वो भी कितना खुश होगा। ठीक है साथियों, मिलते रहेंगे समय समय पर। आप अपनी तैयारी को, अपने सप्ताहों को नित नई उड़ान, नई ऊंचाइयां आप छूते रहे। इसी के साथ में माँ भगवती, माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। और आप हम सभी के लिए वर्ष 2023 शानदार वाला रहे, जानदार वाला रहे। जो भी अपने सपने जो अधूरे रह गए थे 2022 में, निश्चित रूप से माँ भगवती, माँ सरस्वती देवी पूरा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।